नमस्कार, पावर ट्रेड में आपका स्वागत है। और सुबह जो आज की है, गुरुवार की सुबह बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिल रहे हैं वो 200 अंकों की गिरावट के मिल रहे हैं। तमाम जो ग्लोबल मार्केट है वो कमजोर है और उसकी वजह है कच्चे तेल में एक बड़ा उबाल फिर से आता हुआ दिख रहा है। ऐसे में बाजार में क्या करना है, बाजार में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी चीजें बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली स्टूडियो से मेरे सहयोगी अभिषेक चतुर्थम। तो अगले 2.5 घंटे आपको कहीं नहीं जाना है, आपको लगातार बने रहना है। ईटी नाउ स्वदेश पर आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज लाएंगे, आपके लिए तमाम खबरें लेकर आएंगे, ब्रोकर्स की रिपोर्ट लेकर आएंगे और ये सारा कुछ एक्शन होगा आपकी स्क्रीन पर। लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 4 वो बड़े ट्रिगर्स जो आज बाजार की दशा और दिशा को तय करेंगे। तो सबसे पहले 4 बड़े ट्रिगर्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। पहला जो बड़ा ट्रिगर है वो है कच्चे तेल का। 8% का उछाल एक बार फिर से देखने को मिला है। $98 के पार अब निकलता हुआ दिख रहा है ब्रेंट क्रूड। तो ये एक बड़ा नेगेटिव है मार्केट के लिए, क्योंकि जब भी क्रूड महंगा होता है तो तमाम ग्लोबल बाजारों पर उसका निश्चित तौर पर असर होता है। और इस बार क्रूड में जो उबाल है वो यूएस और ईरान की टेंशन की वजह से है। यूएस और एशियाई बाजार कमजोर हैं। गिफ्ट निफ्टी 150 अंक टूटा हुआ, 150 नहीं अब तो 200 अंक टूट चुका है। इनफैक्ट अब गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यूएस से भी कमजोरी के संकेत थे, एशियाई बाजार भी कमजोर और गिफ्ट निफ्टी भी अब 200 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। एफआईआई की बिकवाली रुक नहीं रही है, लगातार 9वें दिन बिकवाली जारी है। कैश मार्केट में 6,267 करोड़ रुपए के शेयर एफआईआई ने बेचे हैं। बोरोसिल के प्लांट में उत्पादन ठप है, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट निश्चित तौर पर शेयर पे देखने को मिल सकता है। केईसी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और वो ऑर्डर जो है वो 1476 करोड़ का ऑर्डर है। जो ये ऑर्डर है वो एक इंटरनेशनल कंपनी से मिला हुआ ऑर्डर है, तो एक बड़ा असर यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। तो इन शेयरों पर भी फोकस रखिए, लेकिन मेन फोकस आपका होना चाहिए कि आप क्रूड का इंपैक्ट देखेंगे आज के फिर से बाजारों पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ग्लोबल बाजारों से हमें हैंडओवर क्या क्या मिला है, यूएस से क्या संकेत मिल रहे हैं, उसके अलावा एशियाई बाजार क्या कह रहे हैं, ओवरऑल जो अन्य संकेत हैं, डॉलर इंडेक्स हो, चाहे वो सोना चांदी हो, क्रूड हो, ये सारी चीजें समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक, ग्लोबल बाजारों को कैसे रीड कर रहे हैं आप, क्या संकेत वहां से मिल रहे हैं आज बाजार के लिए? विकास, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत जो हैं वो थोड़े नेगेटिव हैं, क्योंकि क्रूड की सप्लाई को इंश्योर करने के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल छोड़ने का फैसला किया है अमेरिका ने। बावजूद उसके हमने कच्चे तेल में उछाल देखा है और ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो निकल गए हैं $98 के भी पार। तो ये प्रॉब्लम है। आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कहा है कि वो 400 मिलियन बैरल की सप्लाई छोड़ेंगे। हालांकि ये सप्लाई बाजार में पूरी तरह से आने में लग जाएंगे, लगभग 3 से 4 महीने के आसपास समय लग जाएगा, ऐसा अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा है। अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 172 मिलियन बैरल कच्चा तेल छोड़ रहा है, लेकिन ये चीज़ है ना, क्रूड में जो उबाल जो आया था उसको बहुत ठंडा कर नहीं पा रहा है। कल भी हमने देखा कि क्रूड के प्राइसेस में उछाल आया है और भाव $98 के आसपास के हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई ऑफिशियल क्लोजर नहीं है, लेकिन वहां पर जो ऑयल टैंकर का जो टैरिफ है वो पूरी तरह से लगभग ठप है, क्योंकि आशंका इस बात की है कि ईरान कहीं टैंकर्स पर हमले ना कर दे। अभी इस आशंका के चलते हम देख रहे हैं कि सप्लाई थोड़ी चरमराती हुई दिख रही है कच्चे तेल की। भारतीय बाजारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैस की किल्लत साफ तौर पर होने लगी है। इसके आगे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक अपडेट ये भी आया है कि अमेरिकी नौसेना ने ईरान के 16 माइन बिछाने वाले जो शिप्स हैं, जो समुद्र में जो सुरंग बिछाते हैं, बारूदी सुरंग बिछाते हैं, उनको तबाह किया है। तो ये अपडेट्स आ रहे हैं। ट्रंप ने पहले बयान दिया था कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, युद्ध खत्म करना उनके हाथ में है। उनका ये कहना है कि ईरान में ऐसा कुछ नहीं बचा जिसको बर्बाद करना बाकी है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं। मतलब लगभग 12-13 दिन हो गए युद्ध की शुरुआत हुए अमेरिका और ईरान के बीच में, जिसमें कि इजराइल भी अमेरिका की तरफ से है। तो देखते हैं कि आगे क्या निकल के आता है। लेकिन जो बाजारों की जो चाल है अमेरिकी बाजारों की, वहां से भी संकेत नेगेटिव हैं। इस वक्त अगर आप डाउ फ्यूचर को देखेंगे, लगभग 450 अंकों की गिरावट है। नेस्डेक फ्यूचर की बात करें, 200 अंकों की गिरावट वहां पर है। कल भी हमने देखा कि डाउ जोन्स एक्चुअल ट्रेडिंग सेशन में करीब 300 अंक गिरा। नेस्डेक दिन के ऊपरी स्तर से 160 अंक नीचे आके बंद हुआ। और वहां पर जो महंगाई के आंकड़े आए विकास, वो अनुमान के मुताबिक ही आए। 2.4% सीपीआई महंगाई दर निकल के आई है सालाना आधार पर। और अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 2.5% रही है, और दोनों के दोनों आंकड़े ये अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं।
आज भी कुछ आर्थिक आंकड़े आएंगे, हालांकि अब क्रूड इतना बड़ा फैक्टर बन गया है कि बाकी जो आर्थिक आंकड़े हैं कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गए हैं और बाजार उनको उतना तवज्जो दे नहीं रहा है। आज वीकली जॉबलेस क्लेम्स के नंबर आएंगे। कल हम देखेंगे कि पीसी महंगाई दर यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े अमेरिका में आते हुए दिखाई देंगे। एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से नरमी आ रही है और जापान के निकेई में 2 दिनों की तेजी के बाद आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी है। साउथ कोरिया के कोस्पी में भी 2 दिनों की मजबूती के बाद आज हम देख रहे हैं कि सपाट कारोबार हो रहा है, थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन है। सोने में भी हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से नरमी आई है और उसकी वजह यह है कि हम देख रहे हैं कि डॉलर मजबूत हुआ है और अमेरिका में जो महंगाई की चिंता है वो भी कहीं ना कहीं सोने की कीमतों पर दबाव बना रहा है। भाव जो है $5,160 प्रति औंस के आसपास के हैं। चांदी की बात करें, चांदी में भी नरमी आई है, $85 के आसपास की प्राइसेस हैं। लेकिन चिंता की बात क्या है कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। बॉन्ड यील्ड जो कल हम देख रहे थे कि 4.14% पर था, वो बढ़ के हो गई है 4.23% पर। डॉलर इंडेक्स फिर से 99 के ऊपर है, 99.5 के आसपास के लेवल आप देखेंगे। और ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, भारत के लिए निश्चित तौर पर अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो कुल मिला जुला के जो संकेत हैं विकास आज के लिए वो थोड़े नेगेटिव साइड पर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए जो मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करने वाली बात यह है कि कल ऑलरेडी हम देख चुके हैं करीब 400 अंकों की गिरावट निफ्टी में और 1200 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में। और आज फिर से एक वीक सेशन। अब ये गिफ्ट निफ्टी की गिरावट बढ़ती जा रही है, करीब 180 के नीचे गिफ्ट निफ्टी है। और कल हम ऑप्शंस की डेटा चेक कर रहे थे कि क्या 23,800 के लेवल को निफ्टी बचा पाएगा, एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि एक नेक्स्ट जो सपोर्ट है बाजार के लिए वहीं पर है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर क्रूड ये महंगा होता गया, अब देखिए रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं भारत में भी। क्या रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ेगा? रिटेल इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर आरबीआई के सामने एक दुविधा की स्थिति होगी कि वो दरों को जस का तस बरकरार रखे या फिर मजबूरी में बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कुछ इक्वेशंस हैं और निश्चित तौर पर ये मैक्रोज अगर चेंज होते हैं जो पहले भारत के पक्ष में थे तो ये बाजार को निश्चित तौर पर पसंद आएगा नहीं। और उसके चलते फाइज का आउटफ्लो भी यहाँ से और ट्रिगर हो सकता है, जो कि लगातार हम देख रहे हैं पिछले 7-8 सत्र से। तो जरा इन्हीं सारे के सारे संकेतों पर बातचीत करते हैं और समझते हैं कि बाजार में आपकी स्ट्रेटजी आज के लिए क्या होनी चाहिए। कुछ बड़ी चीजों को समझते हैं और इन चीजों को डिकोड करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ईटीनॉ और ईटीनॉ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट। सजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटीनॉ स्वदेश पर। सर, एफआईज ने कल फिर से बेचा है, क्वांटम बड़ा ही है, 6,500 करोड़ रुपए के आसपास का। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी बिकवाली आई है, डीआई तो बाइंग कर रहे हैं। कैसा है सर ओवरऑल सेटअप और इन आंकड़ों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एफआई के नंबर हम देखें तो 6,260 करोड़ का नेट सेल हुआ और म्यूचुअल फंड्स जो है लगभग 5,000 करोड़ का नेट बाय था। और ओवरऑल हम देखें तो नेट सेल रहा मार्केट में। और वो हमने देखा कि लास्ट आखिरी के 1.5 घंटे में हमने थोड़ी सी गिरावट देखी। बाजार बहुत 0.5% और 1% के बीच में नीचे गिरा हुआ था दिन भर। पर आखिरी में जो सेलिंग आई उसकी वजह से हमने देखा कि बाज़ार बहुत नीचे आके बंद हुआ। इनफैक्ट अगर हम देखें तो अब हमारा जो बाज़ार है वो उसका जो 23,866 में गया। मतलब उसने जो हम सोच रहे थे कि 23,900 का जो सपोर्ट दिख रहा था उसको भी ब्रीच करके उसके नीचे जाके बंद हुआ। तो ये एक चीज़ दिखाता है कि कुछ पोर्टफोलियोज़ जो हैं जहाँ पर लॉसेस ज़्यादा हो गए हैं, मार्क टू मार्केट लॉसेस ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सुनने में आया कि कोई हेज फंड ने कमोडिटीज़ में काफ़ी लॉसेस किए, उसकी वजह से उसने अपनी इक्विटी पोर्टफोलियोज़ को अनवाइंड किया, जिसकी वजह से बिकवाली आई आखिरी के 1 घंटे में। तो ये सब चीज़ें हमको सुनने को मिल रही है। इसमें कंफर्मेशन नहीं है आज की डेट में, बट ये जो गिरावट आई है वो उसी की तरफ पॉइंट करती है। बट आप अगर हम देखें मार्केट में क्या हो रहा है तो आज की डेट में कॉशियस आउटलुक बहुत है। निवेशकों को बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। ये बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। इसमें प्लेयर्स जो हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं इस वक्त। और अगर आप के पास डायरेक्शनल आपका कन्विक्शन नहीं है कि मैं इतने महीने या सालों के लिए स्टॉक होल्ड कर रहा हूँ, तो डे ट्रेडिंग के लिए मत घुसिएगा, क्योंकि लॉसेस बहुत होंगे आपको। तो डे ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए अनलेस आपके पास कन्विक्शन है कि मैं ये लॉसेस बेयर कर सकता हूँ। हम देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में मार्केट जैसी
मार्केट में बहुत प्रेशर आएगा तो रेगुलेटर अपने रिस्क मैनेजमेंट भी लेकर आएगा, एक्सचेंजेस अपनी रिस्क मैनेजमेंट लेकर आएंगे, मार्जिन्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो टाइटनिंग होने वाली है अभी मार्केट में। और उसके चलते ज़रा कॉशियस रहिएगा इस मार्केट में, क्योंकि एफआईज अभी नेट सेलर ही रहेंगे, डिस्पाइट कि हमने देखा कि रुपये में थोड़ी बहुत बढ़त हुई थी, मतलब रुपये अप्रिशिएट हुआ था आरबीआई इंटरवेंशन के बाद, बट फिर भी ये नेट सेल रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए एफआईआईज की तरफ से एक बार फिर से बिकवाली का आंकड़ा आया है और कंसर्न ज़रूर है, डे ट्रेडिंग से बचे। बट सजीत सर, एफएनओ के संकेत देखते हुए आज निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ था ये था कि हमने कॉल राइटिंग देखी थी 24,000 में, जिसमें जो बेसिकली बताता है कि 24,000 एक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस बन रहा है मार्केट के लिए, क्योंकि हमने ये सेम चीज़ कुछ महीने पहले 25,000 के लिए देखी थी कि मार्केट 25,000 के ऊपर जाता है तो नीचे आती है। अभी नीचे की तरफ आ रहा है, तो मार्केट अभी नीचे की तरफ है और 24,000 और 23,900 में आपको कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। और आपको मालूम है कि निफ्टी जो है अभी 23,900 के नीचे बंद हुआ था कल। अगर हम पुट राइटिंग को देखें तो 23,900 में और 23,000 में अब थोड़ी सी हमने एक्टिविटी देखी है, तो मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है कि ये क्राइसिस अगर ज़्यादा चले तो मार्केट 23,000 तक स्लिप करे, तो इसलिए वहाँ पर प्रोटेक्शन लेना शुरू कर दिया है मार्केट ने। और बैंड अगर हम देखें आज के डेट में तो 23,500 से 24,000 के बीच का निफ्टी का बैंड दिख रहा है। कल पुट राइटिंग इंक्रीज हुई, जैसे मैंने कहा प्रोटेक्शन नीचे की तरफ लिया गया, जिसकी वजह से पुट कॉल रेशियो जो है 1.26 हुआ। निफ्टी फ्यूचर्स में देखें तो काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई, एफआईआईज ने काफ़ी ऐड की, 2,790 के ऊपर करोड़ का एफआई पोजीशंस शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुए और ओपन इंटरेस्ट जो है लगभग 32,000 करोड़ पहुंच गया है एफआईआईज का। हमने एट द सेम टाइम निफ्टी बैंक में भी शॉर्ट पोजीशंस देखें, बट वहाँ पर हमने अनवाइंडिंग भी देखी लॉन्ग पोजीशंस की, जिसके चलते एफआई का जो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है वो गिरा वहाँ पर। बट ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि लॉन्ग का जो परसेंटेज है वो अभी 11.7% हो गया है। लगभग 12.5% था एक दिन पहले, और ये 23% गया था, 23 से सीधा 11 आया है पिछले 15 दिन में। तो वहाँ को देखने को मिलेगा कि कैसे लॉन्ग पोजीशंस कम होते जा रही है मार्केट में, और एफआईआईज जो अपने पोजीशंस हैं उसको शॉर्ट्स इंक्रीज कर रही हैं मार्केट में। तो ओवरऑल हम देखें तो मार्केट का बैंड बहुत सीमित है, 500 पॉइंट्स के बैंड में एट ए टाइम खेल रहा है मार्केट, लंबा बैंड नहीं है। 23,500 से 24,000 का है, हमने कुछ एक हफ्ते पहले देखा था वो 24,000 से 24,500 था, तो बैंड एक घटते घटते नीचे को आ रहा है, वो एक संकेत है। और पुट राइटिंग को देखें तो राइटर्स अब 23,000 पे अपना पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं, तो एक संकेत आता है कि भाई मार्केट शायद नीचे को ड्रिफ्ट करेगा। सर, एक जो इम्पैक्ट मार्केट पे सबसे बड़ा डाल रहा है वो है क्रूड, और $98 के पार अब निकल गया है, एक बड़ा उछाल फिर से देखने को मिल रहा है क्रूड के अंदर। तो ऐसे में जो क्रूड सेंसिटिव स्टॉक्स हैं जो मार्केट के अंदर, चाहे वो टायर शेयर्स हो, चाहे वो केमिकल सेक्टर के शेयर्स हो, या फिर पेंट के शेयर्स हो, या फिर कुछ हद तक कॉस्मेटिक्स और एफएमसीजी वाले शेयर्स भी जिन पे क्रूड का इम्पैक्ट पड़ता है, उन पर आपकी क्या टेक है, उन पर आपकी क्या राय है? देखिए, आईईए का एक जो इमरजेंसी रिजर्व्स निकाले गए हैं 400 मिलियन बैरल के, और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि यूएस ने उसमें 172 मिलियन बैरल्स रिलीज़ किए हैं अपने, और बोला है कि, और ये सब हो रहा है क्योंकि क्रूड को स्टेबलाइज किया जाए। तो ये सब इसके चलने के बावजूद भी क्रूड ऊपर जा रहा है। इसका कारण ये है कि जो शॉक है वो सप्लाई शॉक जारी है, और हम देखें तो ग्लोबली स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है 20% क्रूड को सप्लाई करता है पूरे वर्ल्ड में, और एशिया का 90% क्रूड वहाँ से आता है। भारत का 50% के आसपास क्रूड वहाँ से आता है, उन कंट्री से आता है जो स्टेट ऑफ हॉर्मस से आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर यूएस भी ये बोलता है कि हम प्रोटेक्शन देंगे, इंश्योरेंस कंपनीज और शिपिंग कंपनीज को उस पर भरोसा होना चाहिए। कितना प्रोटेक्शन हो सकता है, क्योंकि शिप्स तभी चालू होंगी जब इंश्योरेंस होगा,
और इंश्योरेंस तभी देंगे जब उनको सर्टेनिटी होगी कि कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये आप जितना भी प्रीमियम चार्ज कर लें, 5 गुना कर ले इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर कोई शिप हिट होती है तो जो लॉस होता है वो उस प्रीमियम से कई ज़्यादा होता है। तो जो लोग क्रूड बिजनेस में हैं या क्रूड ट्रेडिंग में हैं, उनको ये मालूम है कि आप इमरजेंसी रिलीफ रिजर्व्स रिलीज़ कीजिए, उससे शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, पर क्रूड मार्केट में कोई चेंज नहीं होगा जब तक क्रूड की ट्रांसपोर्टेशन सिक्योर नहीं होती और उसमें कुछ नहीं होता। और अब जिस तरह से ईरान बोल रहा है कि हम हॉर्मुज़ में से जाने नहीं देंगे, और हमने इंडोनेशियन शिप को भी, कंटेनर को भी उन्होंने अटैक किया ड्रोन्स के थ्रू, तो वो भी इम्पैक्ट है। तो एक इम्पैक्ट काफ़ी है जो पूरे इस चीज़ को, पूरे सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकता है। हमने ये देखा था कि कुछ 1-2 साल पहले जब क्रूड कंटेनर्स हाईजैक हो रहे थे, हाउती रेबल्स करते थे, तो किसी एक को भी कर दे तो वो ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन वहाँ पर रुक जाती थी। तो ये तो बहुत ही बड़ा है उसके मुकाबले। तो अगर हम इस पूरे इसको देखें कि हाँ मेजर्स हो लिए जा रहे हैं, आपका इमरजेंसी रिलीफ छोड़ा जा रहा है, बट गल्फ़ कंट्रीज़ अपने आउटपुट्स को काट रहे हैं। कुवैत ने काट दिया है, सऊदी अरब ने काट दिया है, यूएई ने काट दिया है, अपने कतार ने अपनी गैस आउटपुट्स काट दिए हैं। ऑलमोस्ट रिपोर्ट ये कि बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है कतार से गैस। तो ये सारी जो चीज़ हैं वो इम्पैक्ट तो करेंगे आपके सप्लाई चेन में, और उसका इम्पैक्ट जो है धीरे धीरे कंपनीज जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है उस पर भी आएगा। तो क्रूड रिजर्व्स छोड़ने से प्राइस गिरे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या क्रूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सिक्योरली। अगर वो नहीं हो रहा है, आप जितने भी रिजर्व छोड़े, हाँ वो शॉर्ट टर्म आपको रिलीफ देंगे, बट क्रूड मार्केट को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ये सप्लाई चेन चरमराती हुई दिख रही है, और ईरान ने तो कहा ही है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 1 लीटर भी तेल गुजरने देंगे नहीं। और ईरान ने यह भी कहा है कि अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो फिर ये क्रूड की जो प्राइसेस हैं ये $200 प्रति बैरल तक भी जा सकते हैं। लेकिन जो तमाम घरेलू इंडस्ट्रीज़ हैं जो गैस पर डिपेंडेंट हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वहाँ पर सर हम देखें कि ऑलरेडी दिक्कतें आ रही हैं। बोरोसिल ने प्रोडक्शन क्षमता कम कर दी है, और भी हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी अब फोकस एरिया तय कर रही है कि किसको गैस प्रायोरिटी बेसिस पर मिलनी चाहिए। इसको लेकर सर आप कैसे स्ट्रेटजी बनाने की सलाह देंगे? देखिए, हम इसके बारे में बोल रहे हैं कि हमने देखा कि कंट्री इम्पैक्ट तो होता ही है जब क्रूड का इम्पैक्ट होता है, क्रूड शॉक आता है, पर उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है कंपनीज़ में जो इनकी क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव्स में या गैस के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अभी हमारे यहाँ पर हमने गैस को प्रायोरिटाइज कर दिया है कि हमको डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए देना है, गाड़ियों के लिए देना है, फर्टिलाइज़र के लिए देना है। हम काटेंगे, इंडस्ट्रियल पेटकेम कंपनी से हम काटेंगे, और इंडस्ट्रियल में जब कटाई होगी तो आपके बाकी सारे जो कंपनीज हैं वो सबको इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो हमने कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी फोर्स मेजर करके रखा हुआ है। पेटेंट एलएनजी ने बोल के रखा है, गेल ने बोला है कि वो उनको सप्लाई नहीं मिल रही है, गुजरात गैस ने बोल दिया जिसकी वजह से टाइल कंपनीज को प्रॉपर गैस नहीं मिल रही। तो मोरबी एरिया में अभी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट कम हो गया है। अभी बोरोसिल ने भी बोला कि उनको गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उन्होंने अपना बोरोसिलिकेट ग्लास फर्नेस जो है, जिससे जो कि एक तरह से आप जो आपके रिन्यूएबल के लिए जो ग्लास बनाते हैं या फिर आप बाकी ग्लासेस बनाते हैं, उन्होंने ओपल ग्लास फर्नेस और बोरोसिलिकेट ग्लास फर्नेस दोनों में सस्पेंशन बोला है, जिसकी वजह से आपकी रिन्यूएबल की जो ग्लास आती है वो कम हो जाएगी। तो वहाँ पर भी सप्लाई चेन इम्पैक्ट आने वाला है। आपके जो ग्लासेस मिलते हैं जिससे आप पानी पीते हैं, वो ग्लासेस बनने बंद हो जाएंगे क्योंकि आपके फर्नेस काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट आने वाला है। तो ये जो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट अब इंडस्ट्री वाइज आ रहा है, सप्लाई चेन इम्पैक्ट जिसको कह रहे हैं, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है जब तक गैस
या क्रूड की सप्लाई नॉर्मल नहीं होती। हाँ, हमने अभी सिर्फ कुछ कंपनीज को देखा है ये कहते हुए। कल हमने बॉश को देखा था, आज हमने बोरोसिल को देखा है। तो ये इम्पैक्ट अभी एक तरह से आगे बढ़ते बढ़ते बाकी कंपनीज को भी इम्पैक्ट करेगा, और जब तक ये शॉक वापस नहीं इसको रिलीव नहीं करते ये रहेगा। और ये शॉक एक बार सब कुछ उम्मीद कीजिए कि अगर कल सब कुछ बंद हो जाता है तो ये इमीडिएटली सही नहीं होगा। इसको सही होने में 15 से 30 दिन लगेंगे। तो वो आप तब सप्लाई चेन को कोई डिस्टर्ब करते हैं तो वह एक झटके में वापस ला नहीं सकते, उसको ग्रेजुअली रैंप अप करना पड़ता है, क्योंकि पेंट अप डिमांड बहुत होता है उसकी वजह से। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि और कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर ये सप्लाई चेन शॉक अब एक एक करके दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये तमाम चीजों पर राय सजीद सर की तरफ से। निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मार्केट में आपको कैसे आज नेविगेट करना है चीजों को, ये सारी चीजें बताई सजीद सर ने। बहुत शुक्रिया सर आज जुड़ने के लिए और सुबह सुबह दर्शकों को गाइड करने के लिए कि आखिर आज के मार्केट को कैसे देखना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे नेविगेट करना है आज के मार्केट से। चलिए अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे मेहमानों का एक बड़ा पैनल, जहां हम आपको तमाम ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे, स्टॉक्स पे जो न्यूज आई हैं उन पे क्या आपको रिएक्शन लेना है, ये सारी चीजें बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। पावर ट्रेड में आपका फिर से स्वागत है। और जी हाँ, आज जो सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है वो है कच्चे तेल में, क्योंकि कच्चे तेल में अब 9% का उछाल है और इसका रिएक्शन डाउ जोन्स फ्यूचर्स पे भी दिखता हुआ दिख रहा है। 560 अंकों की वहां पर गिरावट है। बट चलिए, ग्लोबल संकेत तो हमने विस्तार से समझे, बट आज कौन से काउंटर्स पर रहेगी नजर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख सकता है, सीधे चलते हैं मिताली के पास जो कि खबरों वाले शेयर्स के साथ तैयार है। मिताली, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अपनी नज़र बनाए रखिएगा आज बोरोसिल लिमिटेड पे। एलपीजी का जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन चल रहा है मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, तो कंपनी का एक अनाउंसमेंट आया है जिसके तहत उन्होंने टेम्प्रेरी सस्पेंशन कर दिया है अपने बोरोसिलिकेट ग्लास फर्नेस पे, और साथ ही कैपेसिटी भी कम कर दी है ओपल ग्लास फर्नेसेस जो उनकी कैपेसिटी वेस्ट फैसिलिटी है जयपुर में, वहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई है। इसके अलावा केईसी इंटरनेशनल को भी रखिएगा आज अपने रडार पे। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर आता हुआ, इनको नए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर्स हाथ लगे हैं करीबन 1476 करोड़ रुपए के। ये सारे ही ऑर्डर्स इंडिया, सऊदी अरेबिया, अफ्रीका और अमेरिका से आते हुए नजर आ रहे हैं। वैस्कॉन इंजीनियर्स को भी रखेगा फोकस में, पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी के लिए। इन्हें करीबन 116 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर्स हाथ लगे हैं, जिसके तहत कंपनी को अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ये ऑर्डर्स हाथ लगे, जिसके तहत उन्हें लोटस पार्क डेवलप करना है अहमदाबाद में 54,000 स्क्वायर मीटर्स का। और ये जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है करीबन 24 महीने रहने वाली है। इसके अलावा आप एस्टर डीएम हेल्थ केयर पर भी अपना फोकस बनाए रखिएगा। कंपनी को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल चुका है मर्जर के लिए, जिसके तहत कंपनी क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड के साथ मर्ज होने वाली है। कंपनी ने यह भी बताया कि उन्हें सीसीआई अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है और स्टॉक एक्सचेंजेस से भी मर्जर्स की यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। जो मर्जर है ये अगले क्वार्टर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्लोज होने का। और ये मर्जर होने के बाद आप देखेंगे कि एस्टर डीएम हेल्थ केयर जो है ये इंडिया के टॉप 3 हॉस्पिटल चेन्स में से एक माना जाएगा, जिसकी कैपेसिटी करीबन 10,625 बेड से भी ज़्यादा रहने वाली है। अशोक लेलैंड की बात करें तो पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी के लिए। कंपनी ने जो कंस्ट्रक्शन है वो चालू कर दिया है अपनी न्यू बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और प्लान जो इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट का वो करीबन 300 से 400 करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसके तहत कंपनी ईवी इकोसिस्टम को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। जिंदल स्टील की बात करें तो कंपनी को डिक्लेयर किया गया है एज अ प्रेफर्ड बिडर आयरन ओर ब्लॉक के लिए, जो कि उड़ीसा में होने वाला है। और यहाँ पे जो ब्लॉक है ये 38 मिलियन टन्स रिसोर्सेज का होने वाला है। इसके अलावा दालमिया भारत लिमिटेड को भी रखेगा अपने फोकस में आज। कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर, कंपनी की जो सब्सिडरी है दालमिया सीमेंट भारत, उन्हें पीएमएलए केस से रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो टोटल पेनल्टी का अमाउंट था वो काफ़ी कम कर दिया गया है। पहले करीबन 753 करोड़ रुपए जमा करवाने थे, अब वो कम करके सिर्फ 93 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। विप्रो को भी रखेगा आज अपने फोकस में। कंपनी ने एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट
में एंट्री ली है, बिजनेस और टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज करेगी वो ट्रू स्टेज के रिटायरमेंट सर्विस बिजनेस के लिए। अब ट्रू स्टेज की अगर मैं बात करूं तो वो एक इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है जो कि मेडिसिन में सिचुएटेड है। महानगर गैस को भी रखेगा अपने फोकस में। कंपनी के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर आता हुआ जो गैस सप्लाई की यहाँ पे तंगी हो रखी है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के कारण, तो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज कर दिया है डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई को, जिसके तहत कंपनी का जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर्स है वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा एथर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उनके लिए भी एक नेगेटिव ट्रिगर है। कंपनी के एक फैसिलिटी में आग लग गई है सूरत में, जिसके तहत थोड़ी आसपास की वो जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऑपरेशंस में उन्होंने कहा है कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ओमनीटेक इंजीनियरिंग की बात करें तो पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे भी आता हुआ एक 5 साल के इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी ने कदम रखा है वेदरफोर्ड प्रोडक्ट्स जीएमबीएच के साथ, और ये मास्टर परचेज अग्रीमेंट के अंडर उन्होंने ये एंट्री ली है। कॉन्ट्रैक्ट की वर्थ करीबन 184 करोड़ रुपए प्रति साल की रहने वाली है, तो मतलब 5 साल का आप देखें तो करीबन 920 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को हाथ लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ तमाम खबरों वाले शेयर जिनको रखना चाहिए आज अपने फोकस में। बहुत बहुत शुक्रिया मिताली, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर रहेगी नज़र, और देखिए कच्चे तेल में तो एक्शन है ही, बट ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज़ जहां पर इस गैस शॉर्टेज के चलते दिक्कतें आएंगी, उन पर भी फोकस रहेगा। तो उन काउंटर्स पर भी करेंगे चर्चा। पर चलिए अब वक्त हो चला है हमारे आज के खास मेहमानों को जोड़ने का। हमारे साथ पूरा पैनल तैयार है। हमारे साथ अंशुल जैन, रचित खंडेलवाल फिलहाल मौजूद है, और थोड़ी देर में कुणाल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और रचित, सबसे पहले आपका व्यू निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, क्योंकि लगातार आप कॉशियस साउंड कर रहे हैं। मुझे याद है जब परसों थोड़ा सा तेज़ी का माहौल था, तब भी आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को कॉशियस किया था कि अभी भी टेंशन्स जो हैं वो गई नहीं है, और सीधा हम उसका रिएक्शन मार्केट पे देख रहे हैं। क्या व्यू रखते हैं आप आज के लिए, क्योंकि आज ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी 200 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। सृष्टि मैम, आपको गुड मॉर्निंग, सर को गुड मॉर्निंग, और अंशुल भाई को गुड मॉर्निंग। देखिए, अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब कंटिन्यूसली जब से मैं आ रहा हूँ, आई हैव बीन कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट इट, और नेगेटिव बातें ही मैं बोले जा रहा हूँ। आई डोंट लाइक इट, एंड फ्रैंकली मैं इनहेरिट बुल हूँ, बट सिचुएशन खराब है। और आपको एक चीज अब और बता दें कि अब ये जो कल की क्लोजिंग से आज की ओपनिंग तक के डेवलपमेंट है, ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। बिकॉज आपने देखा हो, एक स्टेटमेंट आ गया था ट्रम्प साहब की तरफ से दैट द वॉर इज नियर टू द एंड एंड विल फाइनली क्लोज इट। वो कहीं ना कहीं अब थकते हुए दिख रहे हैं, और कॉस्ट जो है इस वॉर की यूएस के ऊपर थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। बट ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, दैट इज स्कैरी। ईरान इज सेइंग इट इज नॉट एंडिंग। मतलब यूजुअली हमने देखा है कि टैको कर जाते हैं ट्रम्प साहब, और चीजें अपने हिसाब से मनोवर कर लेते हैं, बट इस बार वो जहां अटके हैं उनके लिए भी टैको करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उधर आप देखें, इजराइल वो भी क्लियर केस बोल रहा है कि वी आर नॉट स्टॉपिंग द वॉर। तो शुरू यूएस ने किया था, और अब यूएस के हाथ से चीजें निकलती हुई थोड़ी सी दिख रही हैं। उसके साथ साथ आप देखें, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएई, दुबई वगैरह में आप देखें, अब वो बैंक्स खाली करा रहे हैं यूएस के, और सारी की सारी जगह खाली करा रहे हैं। कहीं ना कहीं ईरान इज डोमिनेटिंग, और ईरान की तरफ से $200 का स्टेटमेंट आ गया। कल 3 वेसल्स को हिट किया है, जिसमें से एक इंडियन भी था, और इफ आई एम करेक्ट एक इंडोनेशिया या थाईलैंड का था। तो ये वेसल हिट होना चालू हो गया है। तो जो यूएस ट्रम्प साहब बोल रहे थे कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, वो अब बाहर जाती हुई दिख रही है। अगर कूल ऑफ नहीं होती है सिचुएशन, और देखिए आईईए ने जो अनाउंसमेंट किया उसके बाद क्रूड अभी भी ऊपर जा रहा है। फर्दर अपमूव अगर आता है तो पेन पॉइंट हमारे लिए बढ़ेगा। और अब यहां से सपोर्ट निफ्टी का 23,200 लेवल्स के पहले नहीं दिख पा रहा है। लुकिंग एट द एंटायर सिचुएशन, थोड़ी सा मार्केट और यहां से डाउन साइड अभी और आपको दिखाता हुआ दिखेगा, और एग्रेसिव बाइंग या इन्वेस्टर्स भी जो हैं थोड़े कॉशियस अप्रोच के साथ और स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करें, वही ज्यादा बेटर रहेगा। अभी एग्रेसिव होने का टाइम तो मार्केट्स में बिल्कुल भी नहीं है। सृष्टि मैम, बैंक निफ्टी के लिए एक बात हम बोल देते हैं
कि बहुत हायर लेवल से 61,000 से हम शॉर्ट थे। 54,400 लेवल्स के लिए हमने बोला था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। आज कॉशियसली हमें उसे वॉच करना होगा। अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो बैंक निफ्टी का भी फर्दर पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी पे नजर रखेंगे, एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेंगे और निफ्टी पे भी अभी थोड़ा सा दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, एग्रेसिव तो बिल्कुल नहीं होना है, सही बात है, और बिल्कुल सोच समझ के बाजार में आपको कदम उठाने हैं। और देखिए उसकी वजह क्या है कि क्रूड जो भड़का है ना, क्रूड के साथ हम देख रहे हैं कि गैस की शॉर्टेज हो रही है। तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें कि प्लाई हो गई, ग्लास वाली इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइजर के लिए चलिए सुनिश्चित करने की बात सरकार ने कर दी है, लेकिन तमाम इंडस्ट्रीज पर उसका असर आएगा। और ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनके 2-3 शर्तें हैं, अगर ये मान ली जाती हैं तो ही जाकर वो युद्ध समाप्त करेंगे। एक तो ये है कि ईरान के जो अधिकार हैं, जो वैध अधिकार हैं, उसको मान्यता दी जाए। दूसरा ये है कि भविष्य में हमले ना हो, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिले, और जो युद्ध में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। अब मतलब कोई भी बता सकता है कि ये जो मांगे हैं ना, मुझे मतलब ट्रंप तो इसको कभी भी नहीं मानेंगे, इनमें से एक भी नहीं मानेंगे। तो ये जो तनातनी है, जो एस्केलेशन है, ये खत्म होने के संकेत फिलहाल तो नहीं मिल रहे हैं। देखते आगे क्या होता है। वैसे भी ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम 1 लीटर भी कच्चा तेल गुजरने नहीं देंगे, और $200 तक कच्चे तेल की कीमतें जा सकती हैं। और बाजार में उसी का भय दिख रहा है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व से अमेरिका ने कहा कि हम तेल निकालेंगे, बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि क्रूड $100 के ऊपर फिर से चला गया है, और गिफ्ट निफ्टी की गिरावट बढ़ रही है। आप देखिए करीब 215 अंक नीचे आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाई देगा। तो चिंता की बात है, जो भी आपको तेजी के सौदे लेने हैं, आपको बहुत ही सोच समझ के अपनी स्टडी करके लेने हैं, और उसमें आपकी मदद हमारे एक्सपर्ट्स भी कर देंगे। चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। अंशुल जी, रचित जी, कुणाल जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है। अंशुल जी, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए फटाफट कि आपके ट्रेडिंग की पिक्स कौन से होंगे आज के लिए। सर देखिए, ट्रेडिंग पिक से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी 1 मिनट कवर कर लेता हूँ। 3 बार सपोर्ट हमने हिट किया, तीनों बार बाउंस बैक आया, और आज फाइनली हम उस सपोर्ट को गिव अप कर रहे हैं 23,847। बड़े गैप के साथ इसकी शुरुआत होगी। तो नीचे एक निफ्टी पे वीकली चार्ट पे गैप छूटा हुआ है 23,207, 22,923। अब ये नेक्स्ट गैप है जो फिल करने जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी भी गैप फिल करने के बाद 3 अटेम्प्ट के बाद आज फाइनली फेल होते हुए दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी 54,226 वीकली स्विंग लो है, ये खुलते हुए दिख रहा है। अगेन स्ट्रैटेजी सिंपल रहेगी, ऑन द डिप्स, क्योंकि 200 पॉइंट नीचे खुल रहा है, इतने नीचे शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय करने की कोशिश करेंगे। एक नया आईपीओ स्टॉक आया था, जहाँ पे आईपीओ के बाद 65% फॉल आई थी। उसके बाद से 34 डेज का आईपीओ बेस बना के कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ है। ब्रेकआउट एबो एवरेज वॉल्यूम पे है, लगभग 200% राइज था वॉल्यूम का अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। एकम ट्रक्स यहाँ पे बाय करके चलना है। मॉर्निंग में कहीं भी डिप मिलती है 500 505 की जोन में, तो 490 के स्टॉप लॉस से बाई करके चलना है। 535 का टारगेट रहेगा। दूसरा, बैंक निफ्टी रिलेटिवली वीक रही है, सारे काउंटर्स नीचे रहे हैं, लेकिन बंधन बैंक अपने ब्रेकआउट को सस्टेन कर रहा है। 309 हफ्ते का जो ट्रिपल बॉटम है और फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, अभी भी होल्ड हो रहा है। सेकेंड वीक ऑफ इनसाइड बार है, तो बहुत अच्छे से अपने आप को होल्ड कर रहा है ऑन दी अपसाइड। तो बंधन बैंक बाई करके चलना है। कहीं भी डिप में 182 181 50 मिल जाए तो 178 80 के स्टॉप लॉस से बाई करना है। 190 50 का पहला टारगेट रहेगा, और ये निकलता है तो फिर 197 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो इन दो में बाइंग अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, बंधन बैंक के लिए जो पहला लक्ष्य होगा 187 रुपये का होगा। 179 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा, और ये 187 अचीव हो गया तो फिर 195 तक भी बंधन बैंक का शेयर जा सकता है। याद रखिए, निफ्टी बैंक के जो 14 लिस्टेड स्टॉक्स हैं, उसके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, एकमात्र शेयर बंधन बैंक था जहां पर कल हमने स्ट्रेंथ देखी थी। तो अंशुल जी उम्मीद कर रहे हैं कि उस स्ट्रेंथ का कंटिन्यूएशन होगा। और दूसरा जो स्टॉक उन्होंने चुना है वो है एकम्स ड्रग्स का। हालांकि छोटी कंपनी है, लेकिन अच्छा है कि आप फार्मा में ना थोड़े से अपने वेटेज को फिलहाल के लिए बढ़ा दें, थोड़े डिफेंसिव हो जाएं, और उसी स्पेस से ये शेयर है आपके लिए अंशुल जी की तरफ से। कुणाल भाई, आप बताइए, गुड मॉर्निंग, आपकी नज़र कहाँ पर है और आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? वेल, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी एंड हमारे जो डियरेस्ट दोनों फ्रेंड हैं उन सबको। ना वो बात करें मार्केट की, सो आज 200 पॉइंट नीचे ओपनिंग के संकेत फिलहाल मिल रहे हैं, और वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो रिसेंटली जो नाइट को जो युद्ध में जो चेंजेस आए उसके बेस पे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओपनिंग में ट्रेड नहीं दूंगा। हाँ, एक बार मार्केट ओपन हो जाता है
तो एंड मार्केट की सिचुएशन को देख के मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है एंड वहां पे एसएल हिट भी हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। ओपनिंग पे डेफिनेटली विल गिव अस शॉर्ट गुड कॉल्स। बिल्कुल। चलिए, तो ये कुणाल जी की राय हो गई। चलिए रचित जी के पास चलते हैं। रचित जी गुड मॉर्निंग। और आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज, आपकी मार्केट की स्ट्रेटजी तो हमने सुनी, ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? इनहेरेंट बुल हैं आप, लेकिन आज शॉर्ट की तरफ जाएंगे क्या? बिल्कुल। और विकास भाई, आई थिंक वेलकम बैक बोलना चाहिए आपको। मतलब मैं समझ रहा हूँ यू आर आउट समवेयर, और आप शायद आज ही ज्वाइन किए हैं, तो वेलकम बैक हमारी तरफ से आपको। और देखिए, वो अपडेट दे देता हूँ, कल दे नहीं पाया था, हमारे एरिया में इंटरनेट का ग्लिच चल रहा है, सो आई गॉट डिस्कनेक्टेड। बीएससी का कॉल दिया था परसों, टारगेट हिट हो गए थे। और कल हमने रिलायंस और वबाग का दिया था। रिलायंस अभी भी कॉल एक्टिव है, बट वबाग जो है वो आप देखें उसका भी टारगेट हिट हो गया था, और आज और मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल सकता है अपसाइड पे, बैक्ड बाय द न्यूज दैट वी आर गेटिंग। इसके साथ साथ आज के लिए कॉल्स जो हैं, उसके पहले डिस्क्लोजर, जितने भी स्टॉक्स हम आपके चैनल पे डिस्कस करेंगे उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट, टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्टेप दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। शॉर्ट कॉल ही लेकर आया हूं मैं, और डैमेज अब बढ़ता हुआ दिख रहा है स्विगी। आप देखें एलपीजी शॉर्ट सप्लाई है, उसके साथ साथ जो पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, ऑलरेडी बहुत लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, फर्दर डैमेज होता हुआ दिख रहा है। 284 285 लेवल्स पे चल रहा है। स्टॉप लॉस होगा 306 का, टारगेट पहला 268, 268 के बाद 244। ये दो टारगेट्स के लिए स्विगी को हम बेच सकते हैं। इसके साथ साथ एसआरएफ, एसआरएफ आप देखें 200 मंथ मूविंग एवरेज के नीचे कल क्लोज हुआ है विद डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। एसआरएफ 2488 लेवल्स पे चल रहा है, 2620 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 2260। इस टारगेट के लिए एसआरएफ को हम शॉर्ट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए दो शॉर्ट कॉल्स रचित की तरफ से आते हुए एसआरएफ यहाँ पर आपको शॉर्ट करके चलना है, और साथ ही स्विगी यहाँ पर भी आप शॉर्ट कॉल दे रहे हैं। और जी हाँ, एलपीजी से जुड़ी जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं कई सारे रेस्टोरेंट्स, इंडिविजुअल रेस्टोरेंट्स, कई सारे स्टेट्स में आप कमेंट्री देख सकते हैं कि किस तरीके से सप्लाई की दिक्कतों के चलते जो है रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, और ऐसे में ऑर्डर्स किस तरीके से आते हैं, क्या रेस्टोरेंट्स उसको फुलफिल कर पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। बट चलिए और कुछ काउंटर्स पे चर्चा करते हैं। और ऑटोज़ पर भी आज एक नोमुरा का नोट आया है, जहां पर उनका कहना है कि ऑटोज़ को भी गैस की दिक्कतें जो हैं हो सकती हैं। पेंट सेक्टर, पेंट शॉप्स में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। एक बार अंशुल जी एमएनएम और मारुति पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि नोमुरा हाईलाइट कर रहा है इन दो कंपनीज को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। आपका व्यू? और देखिए, बजट के टाइम से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि मारुति में एक फेल्ड ब्रेकआउट है 16,660 का। ये पहले अपना गैप फिल करने के लिए नीचे आएगा 13,664, 12,956। तो प्रोबेबली आज पूरी तरीके से गैप फिल हो जाएगा 12,956 के अराउंड। वो एक मेजर सपोर्ट है। अगर नहीं प्रोटेक्ट हुआ, क्योंकि बाउंस बैक वहां से जरूर आएगा, 1-2 दिन 3 दिन बाउंस बैक जरूर हो सकता है, बट अगर फाइनली इसको ब्रेक करता है तो फिर थोड़ी सी डाउन साइड ज्यादा खुलेगी टुवर्ड्स 11,800 ऑड लेवल्स। और एमएनएम तो क्लियरली वीक है। जब से फील्ड ब्रेकआउट बना है 11 फरवरी को 3729 का टारगेट खुला हुआ है 3070, और उसके नीचे 2948। तो ये प्रोबेबली इस डाउन मूव में दोनों टारगेट्स अचीव होने चाहिए। यहाँ पर फोकस ज़रूर रखेंगे ये दो काउंटर्स पे। बट आज विप्रो के लिए भी एक न्यूज़ आई है, जहाँ पर कंपनी ने एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ट्रू स्टेज रिटायरमेंट सर्विस बिजनेस से। हालांकि कितना बड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट है, कितने साल की ये डील है, इसके बारे में जो है उन्होंने जानकारी नहीं दी है। पर कुणाल, विप्रो पर आपका व्यू? वेल, विप्रो की बात करें, ओवरऑल मोमेंटम
वीको में फिलहाल देखने जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेबल है एंड एक अच्छी खासी गिरावट हमें ऊपरी लेवल से देखने को मिली। एक टाइम पे 270 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था एंड एआई के आंधी में ये स्टॉक ने नीचे 195 तक के भी लेवल दिखाए थे। ना व्यू यहाँ पे थोड़ा सा वेट वॉच करके चलने का है। मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक बार थोड़ा वेट वॉच करके चलना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो एक बार होल्ड करके चले। नई पोजीशन यहाँ पे आपको बना के चलने की सलाह नहीं है, इवन एवरेज करके भी चलने की सलाह नहीं है। ऊपरी लेवल पे अगर स्टॉक सस्टेन होता है 207 या 210 के लेवल पे, 207 210 के लेवल पे अगर सस्टेन होता है तो फिर वहां पे रिवर्सल कंफर्म होगा और मीन टाइम पे क्विक रिटर्न आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। सो व्यू डेफिनेटली ये स्टॉक पे आपको वॉच रखना है। 207 210 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर आपको यहाँ पे पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी। आप एवरेज करके भी चल सकते हो, पोर्टफोलियो में एडिशन करके भी चल सकते हो, ट्रेडिंग के लिहाज से भी आप यहाँ पे पोजीशन बना के जा सकते हो। ठीक है, विप्रो को लेकर ये व्यू है। लेकिन आप देखिए ना, तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका आप कह सकते हैं कि युद्ध से कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कच्चे तेल पर, कहीं ना कहीं गैस पर डिपेंडेंट है, उसके चलते असर आ रहा है। तो अच्छी खबरें भी जो आ रही हैं ना, वो कंप्लीटली प्राइस में हम देख रहे हैं कि एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, डिस्काउंट हो जा रही हैं। फिर भी राय लेते हैं। जिंदल स्टील को लेकर खबर आई है कि ओडिशा में आयरन ओर ब्लॉक के लिए प्रेफर्ड बिडर ये कंपनी घोषित की गई है और ब्लॉक में करीब 3.8 करोड़ टन का रिसोर्स मौजूद है। जिंदल स्टील 1187 रुपये का भाव, कल हमने सपाट क्लोजिंग देखी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है रची जी कि जो ये स्टील वाली कंपनीज भी होती है ना, अपने स्पंज आयरन फर्नेस में तो गैस वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, तो प्रोडक्शन काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। अब देखेंगे आगे किस तरह के डिस्टर्बेंसेज आते हैं, बट ये फिलहाल के लिए पॉजिटिव खबर है। आपकी राय जिंदल स्टील को लेकर? सर इस पे ना एक चीज ऐड करेंगे। जब ये गैस सप्लाई शॉर्टेज की बात हुई थी तब हमने एक बात क्लियर केस कही थी कि 24 से 12 आवर्स करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ 50% प्रोडक्शन होगा। ब्लास्ट फर्नेस गर्म करना, उसको कूल ऑफ पीरियड अगर कैलकुलेट करते हैं तो प्रोडक्शन कम्स डाउन टू 35 to 40%। और एक चैनल चेक किया था हमने, उसके बाद हमने ये बात हमारे इस चैनल पे भी कही थी। अभी देखिए इस पर्टिकुलर न्यूज से पॉजिटिव मूवमेंट जरूर आना चाहिए और 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये मेंटेन कर रहा है, बट निफ्टी की तरफ से आएगा प्रेशर। 1187 लेवल्स पे ये चल रहा है, हो सकता है ओपनिंग में एक बार 1200 1210 का भी लेवल दिखा दे, बट क्लोजिंग के टाइम इंपॉर्टेंट ये होगा 1148 के ऊपर मेंटेन करना। अगर 1148 के ऊपर नहीं मेंटेन कर पाता है और मार्केट के जो सिचुएशन दिख रही है तो 1048 के पहले कोई लेवल ऑफ सपोर्ट नहीं दिख रहा है। जिनके पास पोजीशन है, अगर आज मूवमेंट दिखता है एक बार चाहे तो एग्जिट ले लें और फ्रेश पोजीशन अभी इन लेवल्स पे नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, फ्रेश पोजीशन अभी नहीं बनानी चाहिए। देखिए हाँ, फ्रेश पोजीशन तो आप मतलब थोड़ा ना वेट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। फंसने से अच्छा है कि आप नुकसान अपना ना करें और सेफ्टी की तरफ बाजार में आपका फोकस प्योरली होना चाहिए, कैपिटल प्रोटेक्शन पर, और जहां पर बहुत सेफ हो, जहां पैसे बन जाए वहीं पर आप ध्यान दीजिए। लेकिन ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी ब्रोकरेजेस की तरफ से आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो सृष्टि ने हाईलाइट किए जो ऑटोज़ को लेकर थे, लेकिन एविएशन को लेकर, ऑटो को लेकर और भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से, और ये रिपोर्ट्स लेकर हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सी की रिपोर्ट्स हैं आज के लिए जहां पर नजर रखने की जरूरत है? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो यहाँ पे आज काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आए। तो सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ पर इंटीग्रल एविएशन से ही करते हैं, जहाँ पर सिटी ने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट निकाली इंटीग्रल एविएशन तो पे, जहाँ पे उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 5700 से घटाकर जो है 5100 पर रखा है। उन्होंने कई सारे रिस्क जो है फ्लैग ऑफ किए कंपनी के लिए, जैसे कि यहाँ पर जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन की वजह से इंटरनेशनल ऑपरेशन जो इम्पैक्ट हुआ कंपनी का, और एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन की वजह से भी जो है फ्लाइट कैंसिलेशन हो रही कई सारी, और क्रूड प्राइस बढ़ने से और जेट फ्यूल क्रैक्स की वजह से जो है एटीएफ कॉस्ट भी जो है इंक्रीज हुआ है कंपनी के लिए, और आईएनआर डेप्रिसिएशन ये भी एक जो है नेगेटिव पॉइंट्स है इंटीग्रल एविएशन के लिए। यहाँ पर हाल ही में जो है कंपनी की सीईओ ने भी जो है यहाँ पर रेजिग्नेशन दिया है। तो इन सब ये सारी कई नेगेटिव चीज़ें जो है फ्लैग ऑफ किया है सिटी ने अपने रिपोर्ट में। मारुति की बात करें तो यहाँ पे मारुति सुजुकी पर मोतीलाल की रिपोर्ट आई, जहाँ पे उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 17,406 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो मार्केट शेयर रिवाइवल स्टॉक री रेटिंग का जो एक की ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है कंपनी के लिए, और हेल्थी लॉन्च पाइपलाइन और पैसेंजर कार सेगमेंट में रिवाइवल से जो है मार्केट शेयर को सपोर्ट मिलेगा कंपनी को, और एक्सपोर्ट्स भी जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर जो है
बन सकता है आगे चलकर। अगले स्टॉक की बात, अगले थीम की बात करते हैं। यहाँ पर ऑयल, गोल्डमैन सैक ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली है ऑयल सेक्टर पर, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डिस्ट्रप्शन को जो है 21 दिन तक चलने का जो एजम्पशन किया गया है, और पर्शियन गल्फ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 16.2 मिलियन पर बैरल का जो है एक्सपोर्ट करता है, जिसमें जो इम्पैक्ट पड़ सकता है। उनका कहना है कि मार्च के दौरान ऑयल प्राइसेस में जो है राइस हो जो और इंक्रीज हो सकते हैं अनसर्टेनिटी के चलते, और अगर डिस्ट्रप्शन कंटिन्यू रहा तो ऑयल प्राइसेस के रिस्क अपसाइड की तरफ जो है स्क्वीड हो सकते हैं। सो इसके चलते यहाँ पर जो है काफ़ी यहाँ पे जो है नेगेटिव रिपोर्ट निकाली इन्होंने। डिक्सन टेक की बात करते हैं यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने अपनी अंडरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 8157 का रखा है। उनका कहना है कि मोबाइल PLI एलोकेशन जो FY26 के लिए एस्टिमेट 22% कट किया गया है, और FY27 मोबाइल PLI एलोकेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली 13.5 बिलियन रुपीस तक का जो है देखा जा रहा है। उनका मोबाइल शिपमेंट की विजिबिलिटी भी जो है काफ़ी लिमिटेड है, सो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर नोमिरा ने जो NBFC सेक्टर पर रिपोर्ट निकाली, जहाँ पे उन्होंने जो है 4 स्टॉक पर इनिशिएट किया कवरेज, जहाँ पे उन्होंने पिरामल एंटरप्राइज, L&T फाइनेंस, टाटा कैपिटल, ये तीनों स्टॉक्स पर जो है बाय रेटिंग के साथ इनिशिएट किया कवरेज, और टारगेट प्राइस जो है पिरामल एंटरप्राइज के लिए 2150 का रखा है। और L&T फाइनेंस की बात करते हैं, यहाँ पर L&T फाइनेंस पे 325, टाटा कैपिटल पे 400, और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में जो उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग रखी है और टारगेट प्राइस जो 770 का रखा है। नोमिरा का कहना है कि NBFC सेक्टर में कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप फास्ट इवॉल्व हो रहे हैं, और रेगुलेटर्स जो है AI रिवॉल्यूशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ सेगमेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राइप हो सकते हैं। सो इसके चलते ये सभी NBFC स्टॉक्स भी आज फोकस में रह सकते हैं। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स फोकस में रहेंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। मुझे लगता है कि ये खबरें जो आ रही हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए रिपोर्ट्स को पढ़ना आजकल है, क्योंकि आपको ब्रॉडर पिक्चर और थोड़ा डीप डाइव एनालिसिस आपको मिल जाएगी। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। फंडामेंटल एक्सपर्ट है मयूरेश जोशी, आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। मयूरेश जी, वॉर खत्म होने के कोई संकेत तो मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि ईरान की अपनी शर्तें हैं जिस पर अमेरिका शायद ही अग्री हो, और भारत पर उसका हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। मतलब जब वॉर शुरू हुआ वहां से लेकर अब तक अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो गिरावट 5% की ही दिखाई देगी। लेकिन तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, कुछ तो कच्चे तेल से सीधे इम्पैक्टेड हैं, OMC हो गए, टायर हो गए, पेंट हो गए, स्पेशलिटी केमिकल हो गए, बाकी गैस के चलते इम्पैक्टेड हैं, जिसमें कि ग्लास वाली इंडस्ट्रीज होंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट हो गए, फर्टिलाइजर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, ये तमाम इंडस्ट्रीज हैं। आपकी एनालिसिस में मयूरेश जी क्या कहती है? क्या आपको लगता है कि बाजार में हम और पेन यहां से नहीं देखेंगे, एक रेंज में बाजार रहेगा, या फिर यहां से गिरावट बढ़ने की आशंका आप और देख रहे हैं? क्योंकि मयूरेश जी एक चिंता यह भी बढ़ रही है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के आंकड़े बढ़ के आएंगे और बाजार उसको पसंद तो नहीं करेगा। तो मॉर्निंग अभिषेक जी, आई थिंक काफी पहलू है जिसके बारे में आपने बात और जिक्र किया, बट 2-3 चीजें, अगर ये वॉर एलोंगेट होती है और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद रहता है, आई मीन द नेक्स्ट 2-3 वीक्स इज स्टिल फाइन, जिसे काफी ग्लोबल इकोनॉमिक्स कह और सोच रहे हैं, बट इफ इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड दैट, आई थिंक इसके इम्प्लीकेशंस काफी हो सकते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक फर्स्ट इन्फ्लेशन इम्पैक्ट विल बी ऑन इन्फ्लेशन। हम पहले ही देख रहे हैं कि काफी रैशनलाइजेशन हो रहा है इमर्जिंग इकोनॉमीज में when it comes to oil and gas usage. दूसरा, I think the implied effect is that if it's not completely passed through, inflation पे एक 0.3% for every $10 rise, और अगर हम एक मान के चलते हैं कि $95 या $105, if the war elongates, ये एक बेस केस सिनेरियो बन जाता है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक implied effect on inflation increase might be 0.7 or 0.8 if it's not completely passed through. दूसरा, in terms of the current account deficit itself, I think वो आपने पे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, but even accounting for the inflation impact, अगर ये होता है with oil at 95 or 105 irrespective, I think जो core baseline inflation का आंकड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रह सकता है, ये 4 और 4.25 के बीच में on the higher side शायद 4.5 रह सकता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक GDP या नॉमिनल GDP पे इम्पैक्ट इसका 0.5 to 0.6% हो सकता है if this happens. So India comparatively I think better off रह सकता है compared to a lot of economies across the globe. हालांकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि I think 80% of crude still comes through from the
इंपोर्टेड सोर्सेज और ऑल्टरनेट सोर्सेज हम बिल्कुल एक्सप्लोर कर रहे हैं दिस जंक्चर। इंटरनेशनल ऑयल एजेंसी ने ऑब्वियसली आई थिंक जो एक ह्यूज रिलीज प्रॉमिस किया है, उससे आई थिंक ऑयल मार्केट्स थोड़े कूल होने चाहिए। बट अगेन आई थिंक एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट एंड डैमेज जो होता है वो शायद निगल करे। एक दूसरा implied effect in terms of if the war elongates can also come down in terms of food security. क्योंकि fertilizers की अगर कमी आ जाएगी globally as we speak in terms of export as well as import, specifically I think European nations as we speak, तो वहाँ implied effect आ सकता है in terms of food inflation probably also going higher apart from imported fuel inflation. तो कहीं ना कहीं आई थिंक काफी इफ्स एंड बट्स है बेसिकली टू आंसर योर क्वेश्चन। इम्पैक्ट अगर वॉर एलोंगेट होती है तो जरूर होगा ग्लोबल इकोनॉमीज पे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, एंड दैट इज नॉट हेल्पफुल क्योंकि काफी सेक्टर्स इम्पैक्ट होते हैं। जैसे आपने कहा एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑब्वियसली जो क्रूड या क्रूड डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं उसका एक सीधा असर देखने मिलेगा, बट एंसिलरी इफेक्ट्स बिल्कुल इकोनॉमी में फील किए जाएंगे। So where we were on the path कहाँ के Q3 नंबर अच्छा आए थे, Q4 में इंप्रूवमेंट आ रही थी या दिख रही थी अर्निंग्स को लेके काफी सेक्टर्स के लिए, if this war elongates again over the next few months, वो थोड़ा सर्कमफ्लेक्स हो जाता है और अर्निंग्स रिकवरी थोड़ी डिले हो जाती है, which means that forward re-rating P multiples शायद क्रम करनी पड़े। एट द सेम टाइम आई थिंक क्या मार्केट्स में स्ट्रक्चरल डिक्लाइन देखा जा सकता है। इन माई ओपिनियन द मार्केट्स इट इज द हेडलाइन इंडेक्स, इफ इट करेक्ट्स अनदर 3 to 5%, मेरे हिसाब से एटलीस्ट फॉरवर्ड नंबर्स अज्यूमिंग कि सेकंड हाफ में अर्निंग्स रिकवरी स्टार्ट हो जाए एनीवेज, कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स एक अट्रैक्टिव लेवल पे आ जाएंगे। सो इन माय ओपिनियन अगेन आई थिंक another 3 to 5% on the mainline index, 5 to 8% on the mid cap or the small index, it starts becoming very, very attractive as far as medium to long term investors are concerned. बिल्कुल, तो ये राय आपको मार्केट के ऊपर। चलिए एक बार जरा फोकस करते हैं इंटर ग्लोब एविएशन के ऊपर, क्योंकि इसके लिए डबल वैमी है, दोनों तरफ से इंपैक्ट है। एक तो महंगा क्रूड, दूसरी तरफ जो है वो सिचुएशन ये है कि आपके पास फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप फ्लाई बहुत ज्यादा देशों में नहीं कर सकते। आज देखिए सिटी की एक रिपोर्ट भी आई है और टारगेट प्राइस उन्होंने 5700 से घटा के 5100 किया है। अंशुल जी, क्या कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी यहां मिल सकती है क्या आज? सर रैलीज पे जरूर मिल सकती है ऑन दी अपसाइड। वैसे लग नहीं रहा कि बहुत ऊपर खुलेगा, बट कहीं भी आपको 4450 4500 के जोन में मिल जाता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी, या फिर ये ब्रेकडाउन ले ले काउंटर 4300 के नीचे, तब 60-65 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट कर सकते हैं। जो इमीडिएट स्विंग लो 9 मार्च को बना है 4035, ये पहला टारगेट रहेगा। और 4035 निकलने के बाद फिर कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं बचता है इस काउंटर में 3700 तक। तो एक बेटर शॉट 4300 के नीचे बनेगा 4035 के लिए, और 4035 के नीचे फिर फ्री फॉल आना स्टार्ट हो जाएगा इस काउंटर में। बिल्कुल, तो चलिए ये रहा इंडिगो के ऊपर। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो मार्केट के प्री ओपन का पूरा एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे, और साथ में कुछ नई हेडलाइंस और साथ में कुछ और खबरें जिन पर आपको कुछ एक्शन आज देखने को मिल सकता है। एक छोटे से ब्रेक और फिर उसके बाद वापस। नमस्कार, मार्केट लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़े हुए हैं, और मार्केट के पूरे एक्शन को हम कवर करेंगे आपके लिए अगले 1.5 घंटे। मार्केट की ओपनिंग से लेकर आपके आइडियाज क्या होंगे ट्रेडिंग को लेकर, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार नजर डालते हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है। आप देखिए गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स अगर आप अभी देखेंगे तो 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट अब आपको गिफ्ट निफ्टी पे दिखाई देगी। 230 अंकों की गिरावट इस वक्त है, यानी 23,800 के काफी नीचे, जो अहम सपोर्ट था उसके काफी नीचे 23,700 के करीब खुलने के संकेत गिफ्ट निफ्टी से हमें मिल रहे हैं। 1 मिनट 30 सेकंड में मार्केट की ओपनिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या जो है वो प्री ओपनिंग हो जाएगी। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या लेवल्स आपको आज अहम होंगे आपके लिए, किन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है और ट्रेड क्या लेना है। लेकिन चलिए कुछ और खबरों वाले शेयरों पर, ब्रोकर्स के रिपोर्ट पर जरा राय लेते हैं हमारे मेहमानों से। एक रिपोर्ट जो नोमेरा की आई है वो आई है एनबीएफसीज पर, और काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। एनबीएफसी सेक्टर को लेकर इंडिया के 4 कंपनियों पर इन्होंने अपनी राय दी है। एक इंटरेस्टिंग कंपनी है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, इस पर इन्होंने इनिशिएट की है कवरेज और न्यूट्रल रेटिंग के साथ की है। 760 रुपए का टारगेट दिया है
और जहां तक मुझे याद है 740 रुपए का इश्यू प्राइस था इसका जब ये आईपीओ आया था। एचडीबी बैंक की जो है वो सब्सिडरी कंपनी है, तो अच्छा पेरेंटेज है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाई है आईपीओ के बाद से अभी तक। और अभी भी जो टारगेट आ रहे हैं नॉमिना की तरफ से वो 760 रुपए के ही आ रहे हैं। इस पर एक राय लेंगे रचित जी से। रचित जी, एनबीएफसी में खासकर इस कंपनी को क्या आप ट्रैक करते हैं? एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पे कोई राय है आपकी? विकास भाई, एक चीज देखिए, जो हम कंटिन्यूसली बात बोल रहे हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में हमको प्रॉब्लम दिख रही है। और उसके पीछे का कारण कि जो ये क्वार्टर है, Q4, ये तो अब आपके लिए एक प्रॉब्लम बन ही गया है परफॉर्मेंस के लिए। गोइंग फॉरवर्ड अगर ये इसी तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, आरबीआई अगर टाइटनिंग पे आ गया, और अगर हम एनर्जी क्राइसिस से हिट होते ही रहे, तो हमें आने वाले 2 क्वार्टर्स भी खराब होते हुए दिखेंगे। और यही सब चीजें क्यों हम बोल रहे हैं कि अगर आप देखें एनबीएफसी जिस पर्टिकुलर सेटअप को अपना फंड देती हैं, उनमें से कुछ कुछ डिफॉल्ट भी आपको आने वाले समय में होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एनबीएफसी स्पेस में भी एक अपसाइड की बात अभी नहीं करनी चाहिए, फर्दर पेन पॉइंट आपको दिख सकता है। और ये पर्टिकुलर आप स्टॉक देखें, अपने आईपीओ प्राइस से तो नीचे चल ही रहा है, फर्दर डाउनसाइड भी आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है, बैक्ड बाय द एंटायर आइडिया। और मैं समझता हूं 580 के पहले इसमें कहीं भी सपोर्ट नहीं दिख पा रहा है अभी। बिल्कुल, तो 580 के नीचे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पे। अभी भी जो है वो रुख निगेटिव की तरफ ही है। चलिए एक और कंपनी पे फोकस करते हैं, एस्टर डीएम हेल्थ केयर के ऊपर। एक पॉजिटिव खबर आई है कंपनी को लेकर कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल इनको मिल गया है क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड के साथ मर्जर को लेकर। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो क्वालिटी केयर इंडिया है वो बैक्ड बाई ब्लैकस्टोन है। और अब अगर ये मर्जर अगर पूरा हो जाता है तो उसको जो सबसे जो इम्पैक्ट होगा बड़ा, वो ये होगा कि जो इनकी कैपेसिटी है, बेड कैपेसिटी जो है वो 5000 से बढ़ के सीधे सीधे 10,000 हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी बेड कैपेसिटी। एस्टर डीएम हेल्थ केयर की बात हम कर रहे हैं। इस पर एक राय लेते हैं और राय लेंगे हम कुणाल जी से। कुणाल जी, जरा एक बार बताइए, एस्टर डीएम हेल्थ केयर चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है कंपनी के लिए? खबर तो काफी पॉजिटिव आई है। वेल, एस्टर डीएम की बात करें 685 के अराउंड का क्लोजिंग हमें कल देखने को मिला एंड अच्छे खासे मोमेंटम में है स्टॉक। लोअर टाइम फ्रेम की बात करें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है एंड देखने जाए तो 50 MA के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है कि अगर यहाँ से ऊपर के लेवल की बात करें तो 730 730 का पहला लेवल है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। और 730 जैसे ही ब्रेक होगा और भी अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में रख सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ 760 770। यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा 660 का, 660 का, और ऊपरी लेवल पे 730 से लेकर 780 दो टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए एस्टर डीएम यहाँ पर रखेंगे नज़र। बट हाल फिलहाल एक और स्टॉक जो है वो काफ़ी चर्चा में है, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी का काउंटर। कल भी हमने इसकी चर्चा की थी, ऊपरी स्तरों से करेक्ट हुआ था यह स्टॉक। रचित, एक बार आपका व्यू डिक्सन टेक पे, क्योंकि देखिए आज मॉर्गन स्टैनली का जो नोट है उसमें वो कंपटीशन का खतरा बढ़ने के बारे में बता रहे हैं, और साथ ही जो पीएलआई के इनको इंसेंटिव्स मिलते थे अब वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स में नहीं रहेंगे। स्टॉक के लिहाज से क्या व्यू रखते हैं आप यहाँ पे? देखिए, इस स्पेस में भी प्रॉब्लम दिख रही है। और जब से हमने पूरा फिएस्को होता हुआ देखा है, तब से हम एक ही चीज कह रहे हैं कि हीलियम एंड नेचुरल गैस इज रिक्वायर्ड फॉर चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग। ताइवान ऑलरेडी आप देखें, ऑलरेडी 90% जो अपना चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग करता है 24 वीक्स डीले पे चल रहा है ऑर्डर बुक से। एंड अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, दे आर सेइंग दैट इट माइट गो टू 36 to 48 वीक्स। चिपसेट की तंगी कैसी हो सकती है, उसके लिए हमें 2020-21 में ऑटो सेक्टर और पूरे इस चिपसेट स्पेस को देख लेना चाहिए कि कितना डेंट हमें देखने को मिला था। कंपटीशन, पीएलआई की प्रॉब्लम ये तो है ही, बैक्ड बाय द प्रॉब्लम दैट वी आर सीइंग इन द चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग। हम समझते हैं इसमें आपको फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। और प्रैक्टिकली जिस तरीके से अभी ये पोजीशनड है 9800 पे थोड़ा सा आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट अगर ये पूरी सिचुएशन जो हम वॉर की देख रहे हैं और एनर्जी क्राइसिस की देख रहे हैं, अगर नहीं रुकती है तब तक भी, तो फिर एक और नया लोअर लेवल खुल सकता है जो कि 8600 तक इस पर्टिकुलर काउंटर को लेके जा सकता है।
600 तक ये काउंटर जा सकता है डिक्सन टेक। और जी हाँ रचित, ये जो पूरी गैस सप्लाई और साथ ही क्रिटिकल गैस सप्लाईज के कंसर्न्स हैं, ना ही सिर्फ ये ईएमएस स्पेस, ऑटो और बाकी अन्य सेक्टर्स पर भी हावी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और स्टॉक जो कि ऑटो एंसिलरी स्पेस से फोकस में रहेगा, वो भी नोमेरा की नोट में हाईलाइट किया गया था, वो था भारत फोर्ज। रचित, एक बार आपका व्यू भारत फोर्ज पे। मैम, भारत फोर्ज अब आप देखें जिस तरीके से इवॉल्व कर रहा है, इट इज मिक्स ऑफ टू थिंग्स पुट टुगेदर। डिफेंस में भी अब ये एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। अगर हिस्टोरिकली चेक करें तो ये ऑटो एंसिलरी कंपनी ही थी। बहुत अच्छा मूवमेंट किया है रिसेंट टाइम्स में आप देखें, और थोड़ा सा करेक्शन इसमें सिर्फ इसकी वैल्यूएशंस को देखते हुए लग रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बैक्ड बाय द गुड डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स दैट दे आर गेटिंग। जिस तरीके से अभी पोजीशनड है, 1797 लेवल्स पे पोजीशनड है। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो कहीं भी आपको 1640 से 1696 की रेंज में दिखता है। रेंज थोड़ी सी बड़ी है इस मूवमेंट के बाद, बट एक अट्रैक्टिव बाय बन जाएगा और वहां से एक साइंस ऑफ रिवर्सल दिखा रहा है, तो लोअर लेवल पे इस पे जरूर हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, भारत फोर्ज को लेकर ये भी हो गया। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको गैस की किल्लत का बेनिफिट मिल रहा है, और आपकी खास पकड़ होगी उस पर अंशुल जी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका मार्केट 1000 करोड़ है, 1500 करोड़ है। कल हमने देखा भी कि स्टोव क्राफ्ट हो गया, गांधीमती बटरफ्लाई हो गया, इसके अलावा हमने देखा कि टीटीके प्रेस्टीज हो गया। ये तमाम शेयर कल के सत्र में चले हैं और आपके नज़र से बचे तो होंगे नहीं। मैं ताज्जुब में हूं कि मुझे आपने अभी कोई ऐसा शेयर सुझाया नहीं अंशुल जी। ज्यादा चल गए इसके चलते आपने दूरी बना ली, या फिर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा फंसने का डर है उनमें? नहीं सर, एक्चुअली मीडिया के लिए हम जो स्कैनर बनाते हैं वहाँ 3000 करोड़ से ऊपर मार्केट कैप हो और इंस्टीट्यूशन होल्डिंग हो। इसमें मार्केट कैप 3000 करोड़ से नीचे है, बट कहीं भी स्टोक्राफ्ट मेरी नजर से नहीं हटा था। 1688% वॉल्यूम राइज था कल, और डबल बॉटम का ब्रेकआउट बना है, तो इस स्टॉक पे हमने बिल्कुल नजर बनाई रखी है। आज के सेशन में 549 के ऊपर टिकता है तो हम अपने क्लाइंट्स को बाई भी रिकमेंड कर सकते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस जोन 620 का आता है, तो यहाँ तक जा सकता है। दूसरा टीटीके प्रेस्टीज पे कल सवाल भी था, उस पे हमने डिस्कस भी किया था कि ऊपर 585 तक जा सकता है, जो कि 19 हफ्ते में 40% गिरावट आई है। उसका पूरा 50% रिट्रेसमेंट आता है 585 590 की जोन में, वहां तक टीटीके प्रेस्टीज जा सकता है। तो प्रोबेबली ओपनिंग में ही ये टारगेट अचीव हो जाएंगे। तो कल अगर किसी ने लिया है 585 के पास प्रॉफिट बुक करना चाहिए और स्टॉक क्राफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है अंशुल जी की ये व्यू हो गए। आप देखिए इस वक्त जो प्री ओपन में जो निफ्टी है लगभग 600 अंक नीचे दिखाई देगा, 23,700 के नीचे, और लेवल सेटल होने में 1 से 1.5 मिनट के आसपास का समय है। तो क्या गिफ्ट निफ्टी जो पिक्चर दिखा रहा था उससे कहीं खराब ओपनिंग आज होगी? ये बाजार के लिए मुसीबत जरूर है, क्योंकि 23,675 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। एक जरा व्यू ले लेते हैं कि आपकी रणनीति फिर होनी क्या चाहिए। मान लीजिए अगर 23,800 के नीचे जाकर बाजार अगर खुले, ये तो 23,700 के नीचे खुलने के संकेत निकल के आ रहे हैं, राय आपकी क्या होगी रची जी? 23,700 के नीचे अगर बाजार अगर जाए, निफ्टी जाए, तो क्या तेजी की पोजीशन से कंप्लीटली एग्जिट ले लें? क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि कोई पॉजिटिव न्यूज तो कोई भी नहीं है। क्या करना चाहिए सर? सर देखिए, क्लियर केस क्या है कि जिस तरीके से गैप डाउन दिखा रहा है, एक बार बुल्स डिफेंड करने के लिए जरूर आएंगे, और वो अगर आते हैं और वापस हमको कहीं भी 23,850 870 का लेवल दिखता है, 24,050 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग द डे पेन पॉइंट और बढ़ता हुआ ही दिखेगा। अभी कम होने का तो कोई कारण दिख नहीं रहा है। और डेफिनेटली मतलब हायर लेवल्स पे जहां बुल्स डिफेंड करने आए, हमें सेलिंग कर लेनी चाहिए। और बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं सर, ट्रेडिंग आप इंडेक्स में थोड़ी बहुत कर लें, स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि स्टॉक सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो थोड़ा सा स्केरी सिचुएशन बन सकती है मार्केट के लिए। रची जी, मैं तो थोड़ा दूसरी तरफ सोच रहा था कि स्टॉक्स में भी ना जिनको ठीक है, जिनको बेनिफिट हो रहा है, क्लियर कट समझ में आ रहा है, वहां पर फोकस कर लीजिए। लेकिन इंडेक्स में तो बिल्कुल अभी मेरी समझ से परे,
एक बार बाजार खुल जाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। केसी इंटरनेशनल एक कंपनी है, हम कैपिटल गुड्स शेयरों में हमने हाल फिलहाल हमने तेजी थोड़ी देखी है। मतलब तेजी क्या, लोअर लेवल से थोड़ी बहुत हमने देखा कि वैल्यू बाइंग हो रही थी, अदरवाइज माहौल तो वहां पर भी खराब है। केसी इंटरनेशनल को 1,500 करोड़ रुपए की एक ऑर्डर की खबर है और इसमें आज हो सकता है कि शुरुआत अच्छी हो। और इसके पहले भी हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन में शेयर ये चला है। केसी इंटरनेशनल को लेकर अंशुल जी क्या राय होगी आपकी, कहां तक जाते हुए आप देख रहे हैं? सर देखिए 11 हफ्ते में 32% करेक्ट हुआ है और अच्छी न्यूज है तो बाउंस बैक बनने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। ऑर्डर फ्लो रेजिस्टेंस 614 रुपए के आसपास है और पूरी 32% जो फॉल आई है उसका 50% रिट्रेसमेंट 630 रुपए के आसपास है। तो अच्छी न्यूज के सारे बाउंस बैक करता है तो ये 2 लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। हायर प्रोबेबिलिटी है कि हम 50 डे मूविंग एवरेज और 50% रिट्रेसमेंट की जो जोन है 615 630 इसको एक बार टेस्ट कर सकते हैं। शार्प फॉल था, अच्छी न्यूज के सारे बाउंस बैक कर रहा है तो थोड़ा सा डीपर बाउंस बैक चला जाएगा इसमें। ठीक है, केसी को लेकर ये व्यू हो गया। चलिए बाजार खुलने में 4-5 मिनट के आसपास का समय है। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि आपको बाजार में मतलब कहां पर फोकस्ड रह के अपनी ट्रेडिंग की पोजीशन बनाने की जरूरत है। 9 के नवरत्न लेकर हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। रविंदर बताइए कौन से होंगे 9 शेयर? जी बिल्कुल, यहाँ पर नवरत्न में सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर हम बोरोसिल से ही करते हैं, जहाँ पर बोरोसिल आज के सेशन में काफ़ी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एलपीजी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, जिस कारण कंपनी का जो बोरोसिलिकेट ग्लास फर्नेस टेम्परेरी सस्पेंड करना पड़ा और जयपुर में ओपाल ग्लास फर्नेस की कैपेसिटी भी जो रिड्यूस करने पड़ी। सो इसके चलते ये स्टॉक काफ़ी फोकस में रह सकता है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर केसी इंटरनेशनल ऑर्डर विन के चलते फोकस में रह सकता है, जहाँ पर केसी इंटरनेशनल को जो 1476 करोड़ का जो एक नया ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर मिला है, जो इंडिया, सऊदी अरेबिया और अमेरिका में जो है अमेरिका में मिला है। सो इसके चलते ये स्टॉक फोकस में रह सकता है। प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है अच्छी खासी यहाँ पे 6% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर तीसरा जो स्टॉक है वैस्कॉन इंजीनियरिंग, तो ये स्टॉक भी ऑर्डर विन के चलते फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को करीब 116 करोड़ का यहाँ पर वर्क ऑर्डर मिला है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से। सो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। एस्ट्रा डीएम की बात करें तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड के साथ जो मर्जर है उसके लिए अप्रूवल दे दिया है। यहाँ पर पहले ही कंपनी को CCI और स्टॉक एक्सचेंजेस से अप्रूवल मिल चुका था और मर्जर जो है नेक्स्ट क्वार्टर तक जो है कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशन है। और मर्जर के बाद एस्ट्रा डीएम क्वालिटी केयर लिमिटेड इंडिया की टॉप 3 हॉस्पिटल चेन में से जो है एक हो जाएगी और जिसके पास जो है 10,625 से ज़्यादा का जो है बेड कैपेसिटी होगा। अशोक लीलैंड की बात करते हैं, यहाँ पर अशोक लीलैंड भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी ने तमिलनाडु में नई बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि ईवी इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा। वीएटेक विभाग की बात करें तो ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को चेन्नई में जो है 45 MLD TTRO प्लांट के लिए जो 1000 करोड़ से ज़्यादा का मेगा PPP ऑर्डर मिला है। सो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। महानगर गैस की बात करें तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से सप्लायर ने सप्लाई कर्टेल कर दी है, जिसमें डोमेस्टिक PNG और CNG को जो प्रायोरिटी दी गई, जिससे कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर्स पर जो इम्पैक्ट जो है पड़ सकता है। इसी के साथ साथ आज जिंदाल स्टील भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर जिंदाल स्टील कंपनी जो है प्रीफर्ड बिडर जो है डिक्लेयर हुई है आयरन और ब्लॉक के लिए, जो कि उड़ीसा में है और इस ब्लॉक का जो है इस ब्लॉक के पास जो है 38 मिलियन टन जो है रिसोर्सेज अवेलेबल है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर ब्रोकरेज के चलते यहाँ पर इंटीग्रल एविएशन फोकस में रह सकता है, जहाँ पर सिटी ने नोट निकाली इंटीग्रल एविएशन ऊपर और उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस जो है 5,700 तक घटाकर जो है 5,100 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन की वजह से इंटरनेशनल कंपनी का जो है जो ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब हुआ है और भी कई सारे रिस्क उन्होंने फ्लैग ऑफ किए, जैसे कि रुपी डेप्रिशिएशन और रिसेंट CEO एग्जिट। सो इसके चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में रह सकता है। प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है करीब 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो जी हाँ, ये तमाम काउंटर्स हैं जिन पर आज रहेगी नज़र। निफ्टी 50 को देखें तो कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग के संकेत आते हुए और यहाँ पर देखते हैं कि कोई रिकवरी आती है या नहीं। अभी फ़िलहाल ग्लोबल बाज़ारों के संकेत देखते हुए इसको कहना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्रूड में लगातार उछाल है। 9% का अपटिक फ़िलहाल आप क्रूड ऑयल प्राइसेस में देख सकते हैं। तमाम एशिया बाज़ार, डाउ जोन्स फ्यूचर्स
काउंटर्स उनमें भारी गिरावट है और ऐसे में एक एक करके जो सेक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट होते हुए दिखेंगे, चाहे वो ऑटोज हों, एविएशन, पेंट, ये सभी काउंटर्स जिनमें हाल फिलहाल थोड़ी राहत की उम्मीद थी, फिर से उन पर लाइमलाइट आती हुई दिखेगी कि अब किस तरीके का इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अब तो देखिए तेल की तो दिक्कतें होंगी ही, क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं गैस सप्लाई को लेकर भी चिंताएं हैं। ऐसे में क्या करना है, पावर कंपनीज पे आप फोकस रख सकते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसी रिन्यूएबल स्पेस से जुड़ी कंपनीज जिनकी निर्भरता ना गैस पे है ना ही क्रूड ऑयल प्राइसेस पे है, उन पर आप फोकस ज़रूर बना सकते हैं। और कई सारे सेक्टर्स हैं जिन पर इस पूरी सिचुएशन का इम्पैक्ट बनता हुआ दिखेगा। लगातार सरकार के भी कमेंट्स आ रहे हैं तो उनको भी हर समय ट्रैक करना काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि सिचुएशन तो थोड़ी सी नाजुक ही है। आइए देखते हैं कि आज बाजार किस तरीके से अपने आप को संभालने का काम करता है और इंडिया विक्स किस तरीके से उछाल दिखाता है। फर्स्ट रेट आपकी स्क्रीन पर, जहां हम देखेंगे कि गैप डाउन शुरुआत 200 अंकों की गिरावट फिलहाल निफ्टी 50 में, और निफ्टी बैंक भी गिरावट के साथ शुरुआत करता हुआ यहां पर भी आप देख सकते हैं एक भारी गिरावट लगभग 750 अंकों की आपके लिए आती हुई। मात्र 3 काउंटर्स हैं जहां पर फिलहाल आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा हरे निशान में, जिसमें कोल इंडिया कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि कोल इंडिया यहां पर 1% की तेज़ी, अब आधे % की तेज़ी रह गई है कोल इंडिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हल्का अपटिक है। ONGC देखिए, क्रूड में जिस तरीके की उछाल देखने को मिला था उसका इम्पैक्ट फिलहाल ONGC नहीं दिखा रहा है और ये काउंटर भी अब लाल निशान में फिसलता हुआ। क्या अच्छा कर रहा है यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। एक्चुअली कोई भी काउंटर्स नहीं है, मेटल काउंटर्स थोड़ा सा ज़रूर जो है कहीं ना कहीं दमखम दिखा रहे हैं। सेल, नैल्को, ये स्टॉक्स हैं जो कि फ़िलहाल हल्के हरे निशान में हैं। गिरने वाले शेयर्स की बात करते हैं। इंटरग्लोब एविएशन लगभग 3% की कमजोरी। बैंकिंग काउंटर्स में से ICICI बैंक, एटर्नल, LNT, ये स्टॉक्स जो हैं फिलहाल गिरावट का शिकार हो रहे हैं। और ऑटोज़ पे हम लगातार चर्चा कर रहे थे, टाटा मोटर्स, PV और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इवन बजाज ऑटो, इन पर जो है लगातार प्रेशर है। इसके अलावा आप देखें तो मार्केट की गिरावट गहराती जा रही है। अब 200 अंकों के साथ शुरुआत हुई थी, अब 300 अंकों की जो है यहाँ पर आप गिरावट देखेंगे निफ्टी 50 में, और निफ्टी बैंक लगभग 900 पॉइंट लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एस्ट्रल, यहाँ पर आप देखिए भारी कट है, 5% की कटौती आप एस्ट्रल में देखेंगे। हाल फिलहाल ये काउंटर बहुत मजबूती से ऊपर आया था, इसने एक यू टर्न लिया है। साथ ही HPCL जैसे स्टॉक्स ये प्रेशर में हैं। इसके अलावा IT काउंटर्स में से सोनाटा सॉफ्टवेयर पे आप गिरावट देखेंगे, और बैंकिंग पर ट्रिमेंडस प्रेशर है। आप देखिए तमाम जो दिग्गज बैंक हैं, ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सभी पर जो है आज आपको प्रेशर आते हुए दिखेगा। अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो जी हाँ, TTK प्रेस्टीज ये 13% का उछाल जो है आपको फिलहाल दिखाएगा। लगातार हम बता रहे हैं कि इंडक्शन को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिख रही है। कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो हाईलाइट कर रही हैं कि अब इंडक्शन जो है वो शॉर्टेज में आ चुका है, चाहे वो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हों या फिर तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो इसके चलते TTK प्रेस्टीज, स्टोवक्राफ्ट, इन सभी कंपनीज पर नज़र ज़रूर रखनी होगी। अदानी टोटल ये 11% का उछाल दिखा रहा है, कल इस पे हमने सर्किट लगते हुए देखा था। जिंदल 100 में भी आप लगभग 4% की बढ़त देखेंगे। ऑटो स्पेस में से ग्रीव्स कॉटन एक वो स्टॉक ज़रूर है जहां पर थोड़ा सा अपमूव आप ज़रूर देख सकते हैं, और IT पैक हल्के फुल्के बढ़त दिखा रहा है, जिसमें HCL टेक और टेकएम ये 2 स्टॉक्स हैं जो कि फिलहाल तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। OMCs पे क्लियरली प्रेशर है। HPCL की हमने बात की, पर BPCL भी ध्यान रखिए, 3% का कट फिलहाल आपको BPCL पे आते हुए दिखेगा। पर कहीं ना कहीं गिरावट काफ़ी गहराती हुई 23,500 के लेवल्स अब खतरे में आते हुए दिख रहे हैं, और निफ्टी बैंक में 900 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, हम 55,800 के नीचे फिसल चुके हैं, और इंडिया विक्स में लगभग 4.5% का उछाल आपको आज के सत्र में दिखेगा। तो चलिए, वीकनेस भरा बाजार तो ज़रूर है, और ऐसे में मुश्किल हो जाता है कि आप कहाँ ले ट्रेड, बट फिक्र नहीं है क्योंकि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, और चलिए उनके पास चलते हैं समझने के लिए कहाँ पर हैं उनके ओपनिंग आइडियाज़।
तो भारी गिरावट पर शुरुआत हुई है। सेंसेक्स करीब करीब आप देखेंगे कि 1000 अंक नीचे हैं और निफ्टी की जो गिरावट है करीब 300 अंकों की है। 23,600 का लेवल भी निफ्टी ने तोड़ दिया है। तो निश्चित तौर पर चिंताएं लगातार बाजार में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए अपने एक्सपर्ट्स से समझते हैं कि उनका कन्विक्शन कहां पर है, क्योंकि एकमात्र शेयर निफ्टी में है टेक महिंद्रा, जहां पर आज आपको तेजी दिखाई देगी। राय अंशुल जी, आपकी कहां पर आपकी नजर गई है और क्या स्पॉट किया आपने ट्रेड के हिसाब से? सर ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है और पहले भी टारगेट्स अचीव हुए हैं। जेबी केमिकल एंड फार्मा कल 2 दिन से टाइट रेंज में है, इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए 2116 के आसपास। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखेंगे 2060 का और टारगेट रखेंगे 2200 रुपए का। ठीक है, ठीक है, ये राय हो गई आपके लिए। अच्छा, फार्मा स्टॉक्स की तरफ ना टिल्ट रखना ही थोड़ा सेफ्टी आपको देगा, अदरवाइज तो माहौल काफी नेगेटिव है। कुणाल जी, आप बताइए कहां पर कन्विक्शन है? जहां पर कन्विक्शन हाई हो सर, आपको लगता हो कि नहीं, आप खुद आश्वस्त हैं, वही स्टॉक दीजिएगा। वेल डेफिनेटली कन्विक्शन हाई है एंड शॉर्ट साइड में ही कन्विक्शन है। स्टॉक का नाम है एटर्नल यानी कि जोमेटो, जो फिलहाल 218 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। रिसेंट जो बॉटम था उसका भी ब्रेकआउट दे दिया है एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ से फर्दर गिरावट भी ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। तो इटर्नल मार्च फ्यूचर यहाँ पे बेच के चलने की सलाह रहेगी। एसएल ऊपरी लेवल की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऊपरी लेवल पे 222 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 211 का पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा और जैसे ही ब्रेक होगा 207 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इटर्नल फ्यूचर जो फिलहाल 217 के अराउंड है वो बेच के चलने की सलाह रहेगी। 222 का एसएल, 211, 207 दो टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इटर्नल में गिरावट आप देखिए करीब करीब 4.25% के आसपास की है और 4.25% गिरने के बाद भी आपको इसमें नीचे के टारगेट दे रहे हैं कुणाल जी। जो भी देखिए रेस्टोरेंट्स वाली कंपनीज हैं ना, उनके ऑपरेशंस बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि उनकी दिक्कतें क्या हैं। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं कि जिनको अपना फिलहाल के लिए धंधा बंद करना पड़ा है कि अच्छा ठीक है, सिचुएशन जब इंप्रूव होगी, जब एलपीजी की सप्लाई दुरुस्त हो जाएगी, तब जाके काम करेंगे। अब ये तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है उसी सेक्टर पर। स्विगी और इटर्नल आप देखिए बराबर की गिरावट है। तो 211 और 207 ये दो लक्ष्य हैं कुणाल जी की तरफ से इटर्नल को लेकर। महेश जी, आप जरा बताइए, अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये विचार आ रहा होगा कि अब तो बाजार अच्छा खासा नीचे आ गया, मतलब अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो वॉर शुरू होने से पहले ये 25,500 के आसपास के लेवल थे, अब 23,500 के आसपास आ गए हैं। वैल्यू बाइंग को लेकर कमर कसनी चाहिए, कहीं आपकी नजर है सर, या फिर अभी और इंतजार करना चाहिए? जैसे मैंने कहा, आई थिंक थोड़ी थोड़ी राह देखें, क्योंकि आई थिंक इट्स टू वॉलेटाइल इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल न्यूज फ्लो। हालांकि आई थिंक एक सेक्टर जो शायद शील्ड हो सकता है ये पूरे इसमें से विल बी द फार्मा सेक्टर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट प्रॉब्ली गेट्स लीस्ट इम्पैक्टेड। ऑब्वियसली आई थिंक जो सप्लाईज है यूरोप और अमेरिका के लिए भी, उसका कोई स्टेट ऑफ हॉर्मोज से संबंध नहीं है, बट शिपिंग रेट्स विल गो हायर, इसलिए आई थिंक वो एक मार्ज वैल्यू में बढ़ सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है, आई थिंक फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव फार्मा इज रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड। आज काफी कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बना रही है, जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है, जो डेवलपमेंटल स्टेज पे है, जो रियलाइजेशन ग्रोथ आ सकती है वो सिग्निफिकेंटली बेटर आ सकती है। और इसलिए आई थिंक एक कोई एक्शनेबल सेक्टर हो सकता है व्हेन द मार्केट्स टर्न वॉलेटाइल लाइक दिस, और एक डिफेंसिव बेट भी होती है, वो शायद फार्मा हो सकती है। सर बताएंगे महेश जी, शेयर बताइए सर, कुछ अच्छे शेयर बता दीजिए। साई लाइफ करके एक मिड कैप फार्मा शेयर है, हमें लगता है आई थिंक अगर उस पर पुल बैक आता है तो इसको जरूर देखा जा सकता है। जो इनके ऑपरेशन से पूरा इंटीग्रेटेड सीआरडीएमओ प्ले है, और हमें लगता है आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे हैं, जैसे मैनेजमेंट को लग रहा है कि 20 से 25% रेवेन्यू ग्रोथ, 30% के ऊपर की मार्जिन एबिटा फ्रंट पे ये मेंटेन कर सकते हैं। तीसरे तिमाही में 36% की मार्जिन आई थी, और इसलिए हमें लगता है थिंक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। सीडीएमओ इज 64% ऑफ द रेवेन्यूज, CSM business is around 28% of the revenues as well. प्रोडक्ट पाइपलाइन काफी अच्छी है, डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है,
और इसलिए हमें लगता है कि फार्मा ऑब्वियसली आई थिंक अगर आप लार्ज कैप छोड़ दें, मिड कैप में साई लाइफ अगर कोई पुल बैक देता है तो एक अच्छा विकल्प है। बिल्कुल। चलिए, तो ये राय है। चलिए, एक और मेहमान को अब हमारे साथ शामिल करते हैं। हमारे पैनल में गौरव शर्मा भी जुड़ रहे हैं अब ग्लोब कैपिटल से। गौरव जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और सबसे पहले आपके ट्रेड आइडियाज के साथ ही शुरुआत करेंगे। क्या ट्रेड आइडियाज आप लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? आज कुछ रडार पर है क्या? एक शेयर का चुनाव किया है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू यू, टू ऑल द पैनलिस्ट, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। शेयर का नाम है बैंक इंडिया। शॉर्ट सेल की रिकमेंडेशन है, बाजार के साथ ही जा रहा हूं। ब्रेकडाउन आ गया है बाजार के अंदर, फर्दर गिरावट की गुंजाइश और नजर आ रही है। क्रूड वापस तेज हो रहा है, तो इट विल वे ऑन द सेंटिमेंट्स। बैंक इंडिया को शॉर्ट सेल करना है करंट लेवल पे, एंड 100 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ड्रिफ्ट कर रहा है। इट इज अ नेगेटिव साइन। 150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 155 का स्टॉप लॉस लेके 140 का टारगेट मुझे दिखाई देता है इस स्टॉक में ऑन अ पोजिशनल बेसिस। तो 155 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। 140 के निचले के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बैंक इंडिया यानी बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 150 के आसपास के भाव अभी चल रहे हैं शेयर के। 155 का लगाइए स्टॉप लॉस, 140 का टारगेट नीचे देखने को मिल सकता है। चलिए, कुछ एक्शन वाले शेयरों की बात करते हैं। आज देखिए, गैस वाले शेयरों में गुजरात गैस और अदानी टोटल, ये दोनों एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 14% उछल गया अदानी टोटल, और गुजरात गैस में भी अगर आप देखेंगे तो यहां भी 3-3.5% की तेजी है। सप्लाई डिसरप्शन है, वैसे तो बिजनेस इंपैक्ट होना है, लेकिन शेयरों में तेजी है। काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। 14% के आसपास जो है वो इस वक्त जो है वो अदानी टोटल चल रहा है। अंशुल जी, जरा एक बार चेक कीजिए, गैस वाले शेयरों में कुछ एक्शन हो रहा है क्या बड़ा? सर, अदानी टोटल गैस कल भी सवाल आया था ओपनिंग शो में 535 के राउंड। तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्टॉक में वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन फेल हुआ है और बुल्स ने रिक्लेम किया है। ये स्टॉक आपको इमीडिएट बेसिस पे 621 मिलेगा और उसके ऊपर 720 जाते हुए दिखेगा। आज गैप अप ओपनिंग में 620 को ना सिर्फ टेस्ट किया है बल्कि सरपास किया है, तो पहला टारगेट कंप्लीट हो गया है। अगर आज की क्लोजिंग 621 के ऊपर आती है तो स्टॉक में 720 रुपए 75 पैसे के पहले कोई भी बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है 621 की, वो मिलता है तो 720 रुपए तक निकल जाएगा। आज भी वॉल्यूम राइज 865% है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम, और अभी मुश्किल से 20 मिनट हुआ है बाजार, 10 मिनट हुआ है बाजार खुले हुए। तो आज भी मान के चल रहे हैं कि 2000% के आसपास वॉल्यूम राइज होगा। कल 2563% वॉल्यूम राइज था। तो बेस्ट ऑफ द लॉट अदानी टोटल गैस लग रहा है। 621 हुआ है टारगेट, 621 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 720 तक अगला टारगेट खुलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। तो चलिए, ये राय आपको अदानी टोटल गैस के ऊपर मिलती हुई। एक जरा फोकस करते हैं। एलारा की एक क्यूएसआर पे रिपोर्ट आई थी, जोमेटो स्विगी पे भी रिपोर्ट थी, और क्यूएसआर को भी उन्होंने शामिल किया था, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स को भी शामिल किया था। उनकी रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग लाइन है। उनकी रिपोर्ट में जो इंटरेस्टिंग लाइन है वो ये है कि इंडियन खाने, बिरयानी पे और उसके अलावा चाइनीज पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा एलपीजी के डिसरप्शन का, क्योंकि उसको बनाने के लिए निश्चित तौर पे एलपीजी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। लेकिन हो सकता है कि एक डिमांड शिफ्ट देखने को मिले उन जगहों पर जहां पर एलपीजी से नहीं, जबकि इलेक्ट्रिक, बल्कि जो है वो इलेक्ट्रिक चीजों से, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से जो है वो फूड प्रिपरेशन की जा रही है। यानी जो क्यूएसआर हैं आपके, जो आपको पिज्जा दे रहे हैं, या फिर उसके अलावा जो आपको बर्गर दे रहे हैं, फ्राइड स्नैक्स दे रहे हैं। मयूरेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं इसको लेकर कि हमारे यहाँ इंडिया में क्यूएसआर में अगर हम देखेंगे तो देवयानी है, सफायर है, उसके अलावा आपके पास जुबिलेंट फूड वर्क है, जो एक चेन चला रहे हैं, केएफसी हो, चाहे डोमिनोज के हो या फिर पिज्जा हट के हो। क्या इन पर कुछ, इनके लिए कुछ बिजनेस अपग्रेड आ सकता है? क्योंकि ये अगर लंबा डिसरप्शन चलता है तो रेस्टोरेंट्स बंद ऑलरेडी हो ही रहे हैं, और एक डिमांड शिफ्ट एलारा के हिसाब से आता हुआ दिख सकता है। इन पर कुछ राय आपकी बनती है क्या इधर? I think we have maintained a very neutral view. ये सारे stocks पे दो चीजों के लिए। One, I think in terms of the margin profile of these businesses, में significant improvement आनी चाहिए going forward. जो current business model में लग नहीं रही है because of competition pressures, competition intensity, और because ये volumes पे focus करेंगे तो margins पे ज्यादा इनका focus रहेगा नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने pricing बढ़ाई तो I think volumes पे impact आएगा और कहीं ना कहीं दूसरा I think
कंपटीशन इज जेन्युइन इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस। और अगर नए बड़े एंट्रेंट्स आते हैं तो शायद कहीं ना कहीं आई थिंक बिजनेस मॉडल इन टर्म्स ऑफ पार्ट टू प्रॉफिटेबल ग्रोथ एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ग्रोथ जिसे हम देखना चाहते हैं, वो थोड़ा सर्कमस्पेक्ट हो जाता है। और तीसरा आई थिंक ऑब्वियसली विद द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, आई थिंक जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वहाँ पे क्या, कैसे और कितना इम्पैक्ट आता है ये कहना बहुत मुश्किल है दिस जंक्चर। बट अगर ये elongate होता है एंड गैस सप्लाईज डू गेट इम्पैक्टेड टू अ लार्ज एक्सटेंट, इट विल इम्पैक्ट देयर वॉल्यूम्स। और इससे आई थिंक नंबर्स पे इम्पैक्ट आएगा, जो फॉरवर्ड पी मल्टीपल्स को नीचे पुल डाउन कर सकते हैं। तो अभी भी एक न्यूट्रल व्यू मेंटेन कर रहे हैं सारे चीजें। फूड्स की हमने बात की। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज एस्ट्रल ये काउंटर टूटता हुआ नजर आया है। लगभग 5% से ज़्यादा की कमजोरी आप एस्ट्रल में देखेंगे और साथ ही साथ तमाम पाइप रिलेटेड काउंटर्स जिनमें हाल फिलहाल हमने एक अच्छा एक्शन देखा था, सुप्रीम इंडस्ट्रीज ले लीजिए, प्रिंस पाइप, इन सब में आज गिरावट है। एक बार अंशुल जी आपका व्यू, क्या ये गिरावट एक मौका है खरीदने का? देखिए, अगर सवाल केवल एस्ट्रल पे है तो बिल्कुल ये गिरावट मौका है खरीदने का। वापस से 10-20 डे मूविंग एवरेज में आया था। कल स्टॉक ने 5% की अप मूव ली थी। क्लोजिंग ट्रेड में हमारे टारगेट्स भी कंप्लीट हुए थे। उसके बाद से एक्सटेंडेड था। 10-20 डे मूविंग एवरेज में पुल बैक आना था। हम स्लो एंड स्टडी पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट चूंकि निफ्टी गैप डाउन खुली है तो ऐसा तेज पुल बैक आया। बट 20 डे मूविंग एवरेज बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट हुआ है 1635 पे। तो स्टॉक में कहीं भी 1640 1630 की जोन में मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग करने की। जो 165 डेज का रेक्टेंगल ब्रेकआउट था 1586 पे, वो एज इट इज प्रोटेक्टेड है। 1800 का टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। 1768 का हाई बना है। नेक्स्ट राउंड में 1800 तक के टारगेट आपको मिलेंगे। तो ऑन द डिप्स एस्ट्रल बाय करके चलना है। बाकी प्रिंस पाइप वगैरह बहुत रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है, उनको अवॉइड करके चलेंगे। इस काउंटर में क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर है, तो इसी को डिप्स पे बाय करके चलेंगे। चलिए, एस्ट्रल इन स्तरों पर आप बाय कर सकते हैं। बाकी तमाम काउंटर्स को आप थोड़ा सा अवॉइड करके चले, ये राय आती हुई। बट अब मैं देख पा रही हूँ कि एस्ट्रल की एफएनओ स्पेस में गिरावट लगभग 6% की हो गई है। इसके अलावा आप देखिए जितने तमाम बाकी काउंटर्स हैं, साथ ही एनर्जी स्पेस से काउंटर्स हैं, उनमें एक अच्छा एक्शन है। टाटा पावर की हम बात कर रहे थे, ये 1% से ज़्यादा मजबूत है। टोरेंट पावर ये 1% का उछाल दिखा रहा है। JSW एनर्जी लगभग आधा % ऊपर है। और जी हाँ, देखिए जिस तरीके से LPG की शॉर्टेज, इंडक्शन की डिमांड, ये सब क्लियरली कहीं ना कहीं एनर्जी स्पेस को फिर से फ्लेवर में लाती हैं। एक बार कुणाल आपका व्यू, टाटा पावर और टोरेंट पावर, इन दो काउंटर्स पर अपनी राय दे दीजिए। वेल, टाटा पावर की बात कर रहे हैं, फिलहाल स्टॉक 391 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। व्यू ये स्टॉक को लेके पॉजिटिव साइड का है। इंटरमीडिएट जो रेजिस्टेंस था 384 385 का, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इतना नहीं, कल के दिन में 385 के ऊपर का क्लोजिंग भी हमें देखने को मिला है। सो यहाँ पे टाटा पावर को लेके जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही है। खरीदारी करके चलने की सलाह यहाँ से रहेगी। लो लेवल पे हम जो ऐसे मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा हमारा 383, और फिलहाल जो स्टॉक चल रहा है वो 390 का है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक में यहाँ पे मोमेंटम है, पहला टारगेट आपको 396 का देखने को मिल सकता है। और 396 जैसे ही ब्रेक होगा 404 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ना बात करते हैं टोरेंट पावर की। टोरेंट पावर फिलहाल 1450 का राउंड ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे देखने जाए तो स्टॉक में कन्विक्शन आ रहा है। एंड आली चार्ट की भी बात करो तो आली चार्ट में भी कन्विक्शन आ रहा है स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए। फिलहाल स्टॉक 1453 के अराउंड है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक बार पोजीशन बना के चलना चाहिए। एसएल की बात करो तो एसएल थोड़ा यहाँ पे लंबा आएगा। हम जो एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो 1400 का होगा। फिलहाल स्टॉक 1453 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो रहेगा 1493 एंड जैसे वो ब्रेक होगा आपको दूसरा टारगेट 1560 का भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1560 रुपए के भी टारगेट टोरेंट पावर में आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल 1450 रुपए के आसपास के भाव हैं, तो यहां से 100 रुपए की गुंजाइश है। तो पावर स्टॉक्स हैं, थोड़े से बेटर प्लेस निश्चित तौर पर लग रहे हैं। मतलब गैस से डिपेंडेंस अगर घटानी है तो आप कहाँ फोकस करके चलेंगे, उन स्टॉक्स में आपको थोड़ी राहत नजर आएगी। और उसमें से देखिए कोल इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बाइंग आ रही है। थोड़ा स्लो मूवर है तो उस रफ्तार से कोल इंडिया नहीं चलेगा, लेकिन आधे % के गेंस के साथ आज ये निफ्टी का टॉप गेनर शेयर है। ये
एक राय आपसे लेंगे मयूरी जी। अच्छा कुणाल जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और तमाम स्टॉक्स पर आपने चर्चा की, अपने कुछ ट्रेडिंग पिक्स भी दिए। मयूरी जी, होटल स्टॉक्स में भी हम देखने की गिरावट आ रही है। रेस्टोरेंट वाले स्टॉक्स तो पिट ही रहे हैं, लेकिन अब होटल्स पर भी हम असर देख रहे हैं। दिग्गज कंपनी इंडियन होटल 52 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास से 600 रुपए के भाव फिर से लौट के आ गए हैं इंडियन होटल में। राय आपकी क्या होगी? क्या आपके हिसाब से मौका है, या फिर प्रश्न वही कि अभी 15-20 दिन 25 दिन समय अभी दे दें, वेट कर लें तो फिर खरीदना है? नहीं तो अभिषेक जी, थोड़ा आई थिंक मेरे व्यूज इसमें डाइवर्जेंट रहेंगे, क्योंकि आई थिंक जो होटल्स हैं, आई थिंक दे आर प्रीडोमिनेंटली डोमेस्टिक बेस्ड। और अभी तो बेस्ट सीजन इनका आएगा Q1, जो समर सीजन होता है उसमें। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक जो डोमेस्टिक फोकस्ड इंडस्ट्री है या डोमेस्टिक फोकस्ड होटल्स है, दे शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। इसके दो रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर ये वॉर एलोंगेट होती है वहां पे, तो आई थिंक काफी जो ग्लोबल ट्रैवलर्स हैं वो शायद डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस देखना पसंद करेंगे, बोथ बिकॉज एयरफेयर्स ट्रिमेंडस वे में बढ़ चुके हैं, और दूसरा आई थिंक ट्रैवल प्लान्स में कोई भरोसा नहीं रहता, एटलीस्ट एज फार एज इंटरनेशनल ट्रैवल इज कंसर्न, कि कोई आपत्तियां आ जाए और अगर डिस्टर्ब हो जाए तो तकलीफें हो सकती है। दूसरा आई थिंक और जो होटल इंडस्ट्री इटसेल्फ, आई थिंक इवन इफ क्रूड प्राइसेस यानी एटीएफ प्राइसेस बढ़ते हैं, आई थिंक इट इज स्टिल अ टैड बिट बेटर ऑफ देन प्रोबेबली गोइंग टू अ डेस्टिनेशन जहाँ पे श्योरिटी नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो होटल स्टॉक्स है, जो डोमेस्टिकली ड्रिवन होटल स्टॉक्स है, जिनका लार्ज प्रेजेंस डोमेस्टिक एंड इंडियन मार्केट्स में ही है, वहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। एंड इनफैक्ट अगर ये और गिरते हैं या गिरावट आती है बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस, एक बिल्कुल बेटर प्ले करके आ सकते हैं। तो आई थिंक hotels probably will remain in a sweet spot as well. ठीक है, होटल्स स्वीट स्पॉट में रहेंगे। देखते हैं कि ये क्या है ना कि जब सेंटिमेंट खराब होते हैं ना, तब तो ये फंडामेंटल वगैरह काम ही नहीं करते हैं। और बेहतर है कि मतलब ज़्यादा सेंटिमेंटल एनालिस्ट रहें और बाकी फंडामेंटल टेक्निकल अपनी तरह से काम करते रहेंगे। बट अकोमोलेशन का अच्छा मौका है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, मतलब एक बार में नहीं, धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में आप चाहें तो बाइंग करके चल सकते हैं। लेमन ट्री देखिए, गिरते गिरते 180 रुपए का इसका हाई है 52 वीक का, वहां से गिर के ये आ गया है 100 रुपए के आसपास। तो भारी भरकम गिरावट इस शेयर में आ गई है और आज फिर से 4% नीचे। अक्रॉस द बोर्ड आपको आज सेलिंग दिखेगी 3 से 4% के आसपास के नरमी। जो बड़े होटल चेन्स हैं उन पर हम असर साफ तौर पर देख रहे हैं। एक और मेहमान को शो में शामिल कर लेते हैं। गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्लोब कैपिटल से। गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और दिन तो आज नया है, लेकिन कहानी वही पुरानी हमें नजर आ रही है। बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में बाइंग देख रहे हैं। और होटल वाले स्टॉक्स, रेस्टोरेंट्स वाले स्टॉक्स की तगड़ी पिटाई इटर्नल हम देख रहे हैं कि 4-4.5% गिरावट के साथ ये दिन के निचले स्तर पर है। गौरव जी, ऑटो स्टॉक्स को लेकर आपका व्यू क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स में दो प्रॉब्लम है। एक तो अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो फिर डिमांड पर इंपैक्ट आता है। दूसरी चीज, मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं गैस का इस्तेमाल होता है और गैस की किल्लत हम देख रहे हैं। क्या व्यू होगा आपका ऑटो को लेकर? बाइंग करनी है गिरावट पर या फिर थोड़ा संभल के रहना है अभी? अभिषेक जी, दो कारण आपने नामांकित किए हैं, एक मैं ऐड ऑन करूंगा उसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग। एक और नेगेटिव फॉर द ऑटो इंडस्ट्री इज continuous rise and sustenance of metal prices at higher levels. लेकिन इस सबके चलते हुए भी आई डोंट रियली थिंक कि कोई बहुत मीनिंगफुल डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा ऑटो सेक्टर के ऊपर, बिकॉज क्रूड ये अभी के डिसरप्शन की वजह से ऐसे हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। जैसे ही चीजें नॉर्मलाइज होंगी, कब होंगी दैट आई कैन नॉट आंसर एज ऑफ नाउ, बट जब भी नॉर्मलाइज होंगी हमें क्रूड का स्तर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के स्तर वापस नीचे आते हुए दिखाई देंगे। ये कुछ ही समय का डिसरप्शन है जो कि आके फिर निकल जाएगा। एज फार एज डिमांड इज कंसर्न, आई थिंक वो अभी भी बरकरार रहेगी। कुछ निकनैक जरूर होंगे, उसका कुछ इम्पैक्ट करंट क्वार्टर मार्जिन पे हमें देखने को मिल जाएगा जरूर, लेकिन एक सस्टेनेबल इम्पैक्ट नहीं है। जो मेटल के प्राइसेस की मैं बात कर रहा हूं वो कंपनीज क्लियरली पास ऑन कर देते हैं एंड यूजर्स पे। अभी जनवरी के मंथ में प्राइसेस में 2 से 3% का इजाफा ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है जो ऑटो मेकर्स ने आगे पास ऑन किया है।
सो आई थिंक वो डिमांड और वो स्टोरी ऑटो की अभी भी इंटैक्ट है, और गोइंग फॉरवर्ड फॉर द ईयर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑटो इंडस्ट्री इंडिया की ऐसे ही फ्लरिश करेगी। बिल्कुल। तो ये ऑटो इंडस्ट्रीज पर, ऑटो शेयरों पर एक राय है। लेकिन अभी जब अभिषेक ये कह रहे थे ना कि जो सबसे ज्यादा आपको नजर रखनी है वो उन पे नजर रखनी है कि गैस की किल्लत से किन कंपनियों को फायदा होगा, तो उन्होंने बताया पावर कंपनियों के बारे में। तभी मेरी नजर पड़ी उन कंपनियों के बारे में, उन कंपनियों पर जो बनाती हैं इंडक्शंस, यानी आप पावर यूज करके इंडक्शन पर ही खाना बनाएंगे। तो आप देखिए स्टोव क्राफ्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, स्टोव क्राफ्ट, उसके अलावा टीटी के प्रेस्टीज, बटरफ्लाई गांधीवती, हालांकि छोटी कंपनी है काफी, लेकिन स्टोव क्राफ्ट और टीटी के प्रेस्टीज, ये दो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक्शन, आपको बड़ा एक्शन इन दोनों शेयरों में देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो 7-8% की तेजी यहाँ पे आज देखने को मिल रही है इन शेयरों में आज के कारोबार में, चाहे वो बटरफ्लाई गांधीवती हो वो 6.5%, स्टोव क्राफ्ट में 5%, 8% की तेजी टीटी के प्रेस्टीज में आपको देखने को मिल जाएगी आज। अंशुल जी, कोई राय बनती है क्या इन कंपनियों पे? हालांकि सारी कंपनियां छोटी छोटी कंपनियां हैं, बटरफ्लाई गांधीवती तो 1000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप की होगी, स्टोव क्राफ्ट भी 2000 करोड़ के आसपास, टीटी के प्रेस्टीज रिलेटिवली बड़ी कंपनी होगी मार्केट कैप के लिहाज से अगर देखेंगे तो, लेकिन प्रोडक्ट्स इनके मार्केट में हैं और इंडक्शन इनके बिकते हैं काफी। तो क्या कुछ राय, कुछ ट्रेड यहां बन सकता है यहां पर, या फिर अभी फिलहाल दूर रहें? सर देखिए, टीटी के प्रेस्टीज में तो अभी टारगेट कंप्लीट हुआ है। 589 का जो कल हमने टारगेट डिस्कस किया था कि 50% रिट्रेसमेंट आएगा, कंप्लीट हो चुका है। स्टोवक्राफ्ट ब्रेकआउट के साथ खुला है, लेकिन कैंडल की फॉर्मेशन बहुत अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा एविडेंस का वेट करेंगे। 549 के आसपास कहीं भी 75 मिनट के चार्ट पे बुलिश एविडेंस बनेगा तो फिर एक बार लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आज वॉल्यूम बहुत अच्छा है। लगभग वॉल्यूम अगर देखेंगे तो 2132% वॉल्यूम राइज है, बट कैंडल में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो थोड़ा सा और बुलिश एविडेंस का वेट करेंगे। बट अगर 549 लेवल प्रोटेक्ट होता है और कहीं भी मिड सेशन या लेटर हाफ में कोई बुलिश एविडेंस दिखता है तो जरूर एक बाइंग इंटरेस्ट रहेगा। बट फिलहाल के लिए कैंडल की स्ट्रेंथ देखते हुए तो अवॉइड करेंगे। वॉल्यूम देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है तो वॉच लिस्ट में जरूर बनाए रखेंगे। बिल्कुल, वॉल्यूम देखते हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की राय जो है वो आती हुई दिख रही है। चलिए कुछ और शेयरों पर फोकस करते हैं, जरा फर्टिलाइजर शेयरों पर फोकस करते हैं। एफएससीटी आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं, फैक्ट एफएससीटी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और आज देखिए बड़े वॉल्यूम के साथ ना इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। 5% की गिरावट देखने को मिल रही है और वॉल्यूम काफी बड़ा है। अगर आप वॉल्यूम के लिहाज से देखेंगे ना तो आज करीब करीब 10 लाख का वॉल्यूम अभी हो चुका है, और जबकि मार्केट खुले हुए अभी बहुत ज्यादा देर हुए नहीं है, सिर्फ हमने अभी तक 25-26 मिनट का ट्रेड देखा है। एफएससीटी में 4% की गिरावट हो रही है। गौरव जी, कुछ राय एफएससीटी के ऊपर या फिर फर्टिलाइजर शेयरों के ऊपर, कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है क्या? विकास जी, अगर फैक्ट की हम बात करें तो आई थिंक ये वारंटेड था ये मूव। ये स्टॉक के अंदर 650 लेवल से ऑलमोस्ट क्लोज टू 930 ऑड लेवल्स की एक तेजी केवल 2 दिन के अंदर रजिस्टर हुई है। अब उसके बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग तो आती ही है, प्रॉफिट बुकिंग आती ही है, उसके अंदर वही एग्जिबिट हो रहा है फिलहाल। आई थिंक थोड़ा बहुत एक्सटेंड और हो जाएगा और होना भी चाहिए टुवर्ड्स 800 ऑड लेवल्स। अभी के लिए अवॉइड रहेगा ये स्टॉक। और अगर मैं अन्य फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करूं तो काइंड ऑफ सिमिलर मूवी देखने को मिला है। आप आरसीएफ फॉर एग्जांपल देख लें तो आरसीएफ में कल के दिन में ही अपने गेंस छोड़ना स्टार्ट कर दिया था, एंड टुडे इटसेल्फ 4-4.25% डाउन है, तो 130 तक गया, वापस 117 आ गया। तो इस टाइप के वॉलेटाइल मूव्स है, इट इज एट बेस्ट टू अवॉइड दीज स्टॉक्स। फिलहाल फर्टिलाइजर काउंटर से थोड़ा सा दूर रहिए, यही राय आती हुई फिलहाल गौरव की तरफ से। पर चलिए हमारे एक और एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं, और अब हमारे साथ कुणाल बोत्रा जुड़ चुके हैं। कुणाल, क्विक टेक ऑन द मार्केट्स, बिकॉज ये गिरावट तो गहराती जा रही है, आज कोई रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए या फिर और नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं? धन्यवाद शुभ इनवाइट करने के लिए। तो ऑफ कोर्स नियर टर्म ट्रेंड न्यूज़ फ्लो के कारण और जो डेटा पॉइंट्स हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल प्राइस में जो एक
इतना बड़ा हाई वॉलेटाइल जोन जो हम देख रहे थे वो मार्केट को बहुत सिवियरली इम्पैक्ट कर रहा है। तो मेरा मानना है कि नियर टर्म ट्रेंड अभी भी शायद डाउन साइड पे रहेगा इंडेक्स पे। कल भी हमने देखा था कि इंडेक्स में मैसिव कॉल राइटिंग हो रही थी, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा पुट राइटर्स से। तो ये भी इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट्स में जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा प्रेशर का या थोड़ा दबाव का रहेगा इंडाइसेस पे। हालांकि आज जैसे हमने एक 300-350 पॉइंट का डाउन टिक दिखाया निफ्टी पे और करीबन 950 या 900 के आसपास का एक डाउन टिक बैंक निफ्टी में दिखाया, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट हुआ है कि दोनों ही इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने 3 स्टैंडर्ड डिविएशन बॉलिंगर बैंड जो हम कहते हैं स्टेटिस्टिकली एक 99% प्लस के एक एब्रेशन पे आ गए हैं। यहाँ से जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट्स इंट्राडे होल्ड कर जाते हैं और वो सपोर्ट्स जो होते हैं या वो लेवल्स जो होते हैं वो इंडेक्स इंट्राडे लेवल वाइज प्रोटेक्ट कर जाता है। तो उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इंट्राडे वाइज हम थोड़े से स्टेबल हो जाए और 23,500 का ये जो जोन है स्पॉट लेवल्स पे ये शायद एक इंट्राडे सपोर्ट बन जाए इंडेक्स के लिए। ऑलराइट, तो चलिए एक सपोर्ट लेवल पर कहीं ना कहीं स्थिरता आने की उम्मीद ज़रूर लगा रहे हैं कुणाल, और उसके पीछे के जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको भी उन्होंने हाईलाइट किया। बट कुणाल, इसी के साथ आपके आज की स्टॉक कॉल्स। तो यहाँ पे कुछ एक सेक्टर्स ऑफ कोर्स काफ़ी वीक लग रहे हैं, कुछ एक सेक्टर्स स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। पावर स्टॉक्स में से टाटा पावर एक अच्छा स्टॉक उभरता हुआ नजर आ रहा है। अपने 200 DMA को क्रॉस किया है स्टॉक ने, 389-390 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता है। होपफुली अगर ये पावर सेक्टर की ट्रेंड अगर चाल कंसिस्टेंट रहेगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टाटा पावर 398 या 400 के टारगेट्स को आ सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 385 का रख सकते हैं। फाइनेंशियल्स एक अभी भी अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है। बजाज फाइनेंस अपने क्रिटिकल सपोर्ट्स 900 को ब्रेक कर चुका है। मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बजाज फाइनेंस पे 870 का टारगेट रखा था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को जो ट्रेल करके 885 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं और टारगेट्स यहाँ पे 865 का रख सकते हैं बजाज फाइनेंस पे। एक और मिड कैप नेम है जो इंटरेस्टिंग लग रहा है चार्ट पे, हालांकि बहुत ही हाई बीटा है, तो मैं थोड़ा सा कॉशन रिकमेंड करूंगा उस पर, या फिर आप पोजीशन साइज को थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं या बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा। वो है स्टरलाइट टेक। एंड आई थिंक कुछ एक दिनों पहले भी मैंने इस पर रिकमेंडेशन दिया था बाय का। 190 प्लस के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है स्टरलाइट टेक। एक्सीलेंट चार्ट है, कंसिस्टेंटली लास्ट 4 से 5 हफ्तों से स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ अपटिक दिखा रहा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बेट बन सकता है मीडियम टर्म ट्रेड्स के लिए। ऑलराइट, तो चलिए ये 2 काउंटर्स फिलहाल आते हुए कुणाल की तरफ से। और जी हाँ, स्टरलाइट टेक एक वो काउंटर ज़रूर है जो कि एक तरफा आप देखिए किस तरीके के मूव्स इसने दिखाए। पिछले 3 महीने में 101% से ज़्यादा का रिटर्न और बाकी 6 महीना 1 साल देख लीजिए तो एक मल्टी बैगर ही साबित हो रहा है। टाटा पावर एक दूसरा काउंटर जो कि हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि पावर स्पेस पर ध्यान रखिए। बट कुणाल, कई सारे काउंटर्स हैं जो कि गिरावट का भी शिकार हो रहे हैं, जिसमें दिग्गज बैंकिंग काउंटर्स भी अब सामने आ रहे हैं। एक बार इंडसइंड बैंक पर राय दीजिए, क्योंकि NSE 500 के टॉप लूजर्स में शामिल है। 5% से ज़्यादा का कट इंडसइंड बैंक में। क्या वीकनेस और गहरा सकती है? इंट्राडे वाइज मुझे नहीं लगता कि शायद थोड़ा गिराना चाहिए, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये जो 840 का जो लेवल्स है 850 प्लस माइनस 20 पॉइंट्स, ये एक इंट्राडे सपोर्ट बन सकता है इंडसइंड बैंक के लिए। हाँ, स्ट्रक्चर वाइज स्टॉक का स्ट्रक्चर जो करीब 10 दिन 15 दिन पहले था वो ब्रेक हो चुका है, बिकॉज 10-15 दिन पहले स्टॉक 950-960 के लेवल्स पे था। वहाँ से ऐसा लग रहा था कि स्टॉक शायद अपने 4 डिजिट लेवल्स को वापस उस मुकाम को हासिल कर देगा। बट ये जो वीकनेस, सडन वीकनेस आई है फाइनेंशियल्स में और बैंकिंग में, उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि जो नियर टर्म स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वीकन हो चुका है और ऐसे वीकर स्ट्रक्चर्स को रिपेयर होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर न्यूज़ फ्लो इमीडिएटली रिवर्स या पॉजिटिव नहीं हो जाती है। तो मेरा मानना है उस लिहाज से इंडसइंड बैंक एक ऐसा स्टॉक बन सकता है जो स्टेबल हो जाए इंट्राडे वाइज। होपफुली अगर आने वाले कुछ एक दिनों में एक छोटा सा बाउंस बैक भी हम देखें, बट कंसर्न रहता है कि बिकॉज स्ट्रक्चर वीक है तो जो बाउंस बैक होते हैं वो ज़्यादा लास्ट नहीं करते स्टॉक में और हायर लेवल्स पे वापस से सेलिंग उभर के आती है इन स्टॉक्स में। ठीक है, इंडसइंड बैंक को लेकर ये व्यू हो गया कुणाल जी का। कैपिटल गुड्स शेयरों की हम जिक्र कर रहे थे कि शायद यहाँ पर उतनी प्रॉब्लम ना आए, और देखिए इंट्राडे में थोड़ी रिकवरी की कोशिश हो रही है। सीमेंस में थोड़ा स्टेबल ये ज़रूर रहा है रिसेंटली अगर आप इसको देखेंगे तो, और फिलहाल जो गेंस हैं वो 0.25% के आसपास के थे। सपाट कारोबार हालांकि अभी हम देख रहे हैं इसमें। कैपिटल गुड्स में कोई स्टॉक, क्योंकि एबीबी की हमने चर्चा की, एबीबी ने लोगों को रिवॉर्ड भी अच्छे से किया। गौरव जी, आपकी नज़र इस बास्केट में कहाँ पर है? L&T को भी उसी सेक्टर में हम जोड़ते हैं,
लेकिन एलएनटी चूंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन है, उनका रेवेन्यू वहां से काफी ज्यादा आता है, तो एलएनटी की तो पिटाई काफी ज्यादा हो रही है। बाकी स्टॉक अपेक्षाकृत थोड़े से बेहतर है। यस, ये अमंग द बेटर प्लेस सेक्टर कहेंगे, लेस बीटन डाउन है और कहीं ना कहीं रेजिलियंट परफॉर्मेंस भी दिखाई है। क्यूमिंस के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। ये एक ऐसा अंडररेटेड स्टॉक रहा है, लेस टॉक्ड अबाउट स्टॉक है, लोग कम ध्यान देते हैं। आई थिंक अच्छे लेवल्स पे आ गया है, थोड़ा और गिरावट में मिल जाए टुवर्ड्स 4400 तो बहुत ही अच्छी बेट होगी। तो सीमेंस क्यूमिंस इंडिया पे मैं गिरावट पे बाय की सलाह दूंगा, बाय ऑन डिप्स रहेगा और 4400 का स्टॉप लगा के इसे रखना चाहिए फॉर टारगेट्स क्लोज टू 5000 एंड बियॉन्ड। ठीक है, क्यूमिंस इंडिया को लेकर ये व्यू हो गया। एक और शेयर केमिकल स्टॉक एसआरएफ हम देख रहे हैं कि वैसे ट्रेडर्स का काफ़ी फेवरेट स्टॉक रहा है पहले। ये ऊपरी सरों से हमने देखा था कि सेलिंग प्रेशर आया था, थोड़ा संभालने की कोशिश आज के सत्र में है। राय आपकी कुणाल जी, क्या करना चाहिए एसआरएफ में? एसआरएफ में कोई ट्रेड बन रहा है या फिर अभी छोड़ दें? तो चार्ट पैटर्न से ऐसे लग रहा है कि डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है स्टॉक में। लास्ट 3 जो लो बनाए थे स्टॉक ने, एक जनवरी एंड में जब बनाया था करीबन 2700 के आसपास, लास्ट वीक जब स्टॉक ने मार्च स्टार्ट में लो बनाया था वो करीबन 2500, और आज का जो लो टेस्ट किया है 2450। ये तीनों लोज का अगर हम एक समीकरण देखें तो ऐसा लग रहा है कि तीनों लोज के टाइम में आरएसआईज ने एक हायर लो बनाया है एसआरएफ के। तो ये एक इंडिकेशन है कि शायद स्टॉक में बॉटम ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। ये जनरली स्टॉक्स हम कंफर्मेशन पे ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो मेरा मानना है कि एक 2650 का कंफर्मेशन ब्रेकआउट है एसआरएफ का, तो उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए अगर बाय साइड पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहे तो। ठीक है, एसआरएफ को लेकर ये व्यू हो गया। गुजरात गैस की हम कल भी चर्चा कर रहे थे और आज भी आप देखिए गुजरात गैस में लगभग 8% के आसपास का उछाल है। तो गैस रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, गुजरात गैस हो गया, अडानी टोटल हो गया, वहां पर आपको मोमेंटम दिखाई देगा। 425 रुपये के आसपास के भाव गुजरात गैस के हम देख रहे हैं। 8% देखिए आपको ऊपर ये शेयर नजर आएगा। राय आपकी इसको लेकर अंशुल जी क्या होगी? गुजरात गैस और यहां से तेजी आप देख रहे हैं? सर, गुजरात गैस कल भी आपने जब आइडेंटिफाई किया था, हमने ट्रेड डिस्कस किया था कि 400 रुपए 20 डे मूविंग एवरेज इसके ऊपर चल रहा है और रेंज का बॉटम 379 ओपन लो के साथ रिजेक्ट किया है। तो रेंज का टॉप 438 आते हुए दिखेगा। आज 432 का हाई बना है, तो अभी थोड़ी गुंजाइश बची हुई है। कल के हाई के आसपास स्ट्रगल कर रहा है, बट इवेंचुअली 438 के टारगेट से अचीव होते हुए दिखेंगे। 432 का हाई बन गया है। एक छोटा यहाँ पे अगर लॉन्ग लेना है तो 419 पे वापस से, अगर कल नहीं ले पाए हैं तो आज ले सकते हैं। स्टॉप लॉस फिर रिवाइज कर लीजिएगा, कल के पोजीशन का भी और आज की नई पोजीशन का भी स्टॉप लॉस रिवाइज करके 410 कर लेना चाहिए और टारगेट 438 का ही रहेगा, क्योंकि 438 बड़े स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है। वहां पे थोड़ा समय बिताएगा, स्ट्रगल करेगा, बट इवेंचुअली ब्रेकआउट लेगा। फिलहाल 438 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ये राय आपको आती हुई अंशुल जी की तरफ से। लेकिन एक स्टॉक आज के गिरते बाजार में मजबूती के साथ खड़ा है, वो है वाटेक वाबाग का। आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं ये शेयर, और खबर जो है वो ये है कि इनको चेन्नई में CMWSSB यानी चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड से एक ऑर्डर मिला है, और वो ऑर्डर जो है वो 45 MLD यानी 45 मिलियन लीटर पर डे के वाटर ट्रीटमेंट का बड़ा ऑर्डर है इनफैक्ट। तो स्टॉक जो है वो काफी अच्छी खासी मजबूती दिखा रहा है आज के इस कारोबार में। जरा इस पर एक राय लेते हैं गौरव जी से। वाटेक वाबाग क्या उनकी रडार पर है और क्या कोई राय उनकी बनती है? गौरव जी जरा एक बार चेक कीजिए, बताइए कि आपकी रडार पर ये शेयर है। विकास जी, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर इंडिया की ये सबसे बड़ी कंपनी है एंड एक पुराना कंपनी है, पुराना बेस है इनका। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो परफॉर्मेंस वाइज कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात कर रहा हूं मैं, स्टेबल रहे हैं, स्टेडी ग्रोथ पोस्ट करने में कामयाब रही है। आने वाला समय अच्छा लग रहा है और इसमें एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स उठा रही है कंपनी, बट प्राइस फ्रंट पे उतना ज्यादा एक्शन नहीं है। अभी भी मैं देखूंगा तो 1350 के ऊपर एक बेटर प्रॉस्पेक्ट बनेंगे फॉर दिस कंपनी। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, तो आई थिंक थोड़ा सा और वेट कर लें
तो 1350 के ब्रेकआउट के ऊपर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज थोड़ा कंसोलिडेशन में अभी ये शेयर रह सकता है और कुछ समय बिता सकता है। 1350 के ऊपर 1450 1470 तक की एक स्मूथ चाल हमें देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। बिल्कुल, तो ये राय आपको आती हुई वाटेक विभाग के ऊपर। चलिए एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जीएसपीएल का, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड का। स्टॉक काफी तेजी दिखा रहा था, जब मार्केट खुला था तो 7.5-8% की तेजी दिख रही थी और अचानक से अब ऊपरी स्तरों से ना 5% करेक्ट हो गया है। अंशुल जी जरा एक बार चेक कीजिए क्या हो रहा है इसके अंदर। जीएसपीएल अचानक 7-8% चढ़ा और अब जो है वो 2-2.5% की तेजी रहेगी या ऊपर से जो है 5% करेक्ट हो गया? सर 50 वीक मूविंग एवरेज, वो भी फॉलिंग 50 वीक मूविंग एवरेज, वहां पे जाके टच किया 309 रुपए पे, और वहां से जो सेलिंग प्रेशर आता है फॉलिंग मूविंग एवरेजेस का वही आ रहा है। बट जब तक डे लो प्रोटेक्टेड है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है इस प्रेशर को, बट एब्जॉर्ब करने में भी कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते का समय चाहिए। तो फ्रेश ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, लेकिन वॉच लिस्ट में बिल्कुल बनाए रखना चाहिए। कल 751% वॉल्यूम राइज था, अभी तक 633% वॉल्यूम राइज है। इवेंचुअली इतने बड़े वॉल्यूम से जब 50 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट हो रहा है तो उसको स्लाइस थ्रू करने की भी कोशिश करेगा, बट उस पूरे प्रोसेस में 1 से 1.5 हफ्ता लग सकता है। फ्रेश ट्रेड मत खोजिए, वॉच लिस्ट में बनाए रखिए। 309 310 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर लॉन्ग ट्रेड से इनिशिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उस केस में फिर टारगेट खुलेगा 354 का, बट जब तक 309 310 के नीचे अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ये राय आपको जीएसपीएल के ऊपर आती हुई। अच्छा देखिए डोम्स, डीओएमएस डोम्स, ये जो आपने पेंसिल देखे होंगे डोम्स के, या फिर जो बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड नोटपैड्स हो गए, तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो हमने भी बचपन में यूज किए हैं, उससे रिलेटेड कंपनी है डीओएमएस। आज देखिए एक्शन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और अच्छी खासी तेजी के साथ, अभी देखिए आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, अच्छी खासी तेजी के साथ और बड़े वॉल्यूम के साथ कारोबार यहां देखने को मिल रहा है। गौरव जी जरा एक बार इसको चेक कीजिए, क्या कुछ राय आपकी बनती है क्या डोम्स के ऊपर? स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर है ये डॉम, सही बताया आपने, पेंसिल रबर शार्पनर बनाने वाली कंपनी है। एंड आज एक अच्छा अपटेक देखने को मिला। आई एम येट टू फिगर आउट कि इसका रीजन क्या है। 8% का एक जनरल सेंस आई है कि जिस प्रकार से ये जो मार्च का महीना चल रहा है, नया सेशन अब स्टार्ट होता है, तो उस समय खरीदारी काफी की जाती है एज फार एज स्टेशनरी इज कंसर्न, स्कूल रिलेटेड किताबों की, बुक्स की नए सेशन में। तो मे बी दिस प्रोबेबली कुड बी अ रीजन कि एक अपटेक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगेन ये मेरा एक assumption है कि ये एक बैकड्रॉप हो सकता है उस चीज का। बट अभी ट्रेड के लिहाज से अवॉइड करना चाहिए फ्रैंकली। पहले दिन का चढ़त है, सस्टेन करेगा नहीं करेगा, इट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। ऑल राइट, तो चलिए डोम्स इंडस्ट्रीज यहाँ पर रखेंगे नज़र, बट देखिए तमाम काउंटर्स प्रेशर ही उनमें माउंट होते हुए दिख रहा है। एक और स्टॉक है जुबिलेंट फूड, यहाँ पर भी एक बार राय लेंगे। और अंशुल आपका व्यू 4% की गिरावट दिखा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसकी चर्चा हो ही रही थी, कैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को इम्पैक्ट पड़ेगा, फूड रिलेटेड कंपनीज को इम्पैक्ट पड़ेगा। जुबिलेंट फूड लगभग 4% की गिरावट, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए जुबिलेंट फूड, आपको याद होगा 9 फरवरी वाले वीक में हमने डिस्कस भी किया था, यहाँ मार्किंग भी रखी हुई है चार्ट पे। 576 ऑड लेवल्स का ब्रेकडाउन आया था और उसी को रीटेस्ट करने शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी फॉलिंग 10-20 वीक मूविंग एवरेज में। जैसा अभी हमने डिस्कस किया जीएसपीएल में फॉलिंग मूविंग एवरेजेस बड़े रेजिस्टेंस होते हैं। शूटिंग स्टार बनाया और वहां से हमने टारगेट्स डिस्कस किए थे कि जो स्विंग लो है 480 और उसके बाद 450, ये दो लेवल टेस्ट हो सकते हैं। तो 480 को स्लाइस थ्रू किया है, 450 445 ये मेजर सपोर्ट है वीकली पे, ये टेस्ट हो सकता है। यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर बन सकता है, बट चार्ट में ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं है कि हमें कोई बाई के सौदे अटेम्प्ट करने चाहिए। बाउंस बैक में जैसे ही ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करती है, वापस एक शॉर्ट कॉल इनिशिएट होगा। वेट फॉर अ बाउंस, उसके बाद शॉर्ट कॉल बनेगा। बाउंस का वेट करें जुबिलेंट फूडवर्क्स में और उसके बाद कहीं ना कहीं एक आप ट्रेड ले सकते हैं। बट क्विकली एक बार कोलगेट पर भी अंशुल आपका व्यू, लगातार ये स्टॉक कमजोर हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? सिर्फ लेवल्स बता दीजिए। और देखिए कोलगेट फॉर्मूले में ब्रेकडाउन है और इमीडिएट सपोर्ट ऑन द डाउन साइड है 1955 का, उसको एज अ टारगेट यूज कर सकते हैं। उसके नीचे अगला टारगेट खुलेगा 1802,
ये दोनों टारगेट प्रोबेबली 1-1.5 महीना लग सकता है, बट टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। बहुत रिलेटिव वीकनेस है इस काउंटर में। ऑल राइट, तो चलिए इसी के साथ अंशुल और गौरव, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पर हमसे चर्चा भी की। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस।